Hello, future nurses. Welcome to Prakash Nursing Academy. Today we will discuss about too much important chapter. ये चैप्टर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इससे 15 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं. लाइक हमेशा इससे क्वेश्चन आता है फ्रैक्चर को आप मैनेज कैसे करोगे, लॉन्ग बोन का अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसका मैनेजमेंट क्या है, साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एम्पुटेशन क्या है. मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. कैसे लिखना है, कैसे मैनेजमेंट दोगे, सारा चीज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट ये चैप्टर रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है. आपके घर में दादू होंगे, दादी, नानू, नानी, ऐसा कभी ना कभी ऐसा बोला जाता है कि जो ओल्ड पर्सन है उनका सहारा बनना. सो उनके साथ क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन उनके जॉइंट में देखने को मिलती है, वो चल नहीं पाते हैं, उनके बोन में ऐसा क्या सिम्टम हो जाती है और ऐसा क्यों होता है और हमें उसे कैसे, मतलब उसका मैनेजमेंट क्या होता है. साथ ही साथ ये तो दादू नानू के साथ हो रहा है. आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो या कबड्डी खेल रही हैं, या फिर नॉर्मली आप सीढ़ी से जा रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो और एकदम से पेन होना, ऐसा क्या हो जाता है और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए. सो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे जोश एनर्जी के साथ, और एक एक करके हम लोग देखेंगे, इसे ख़त्म करेंगे. वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये कैसा होता है और ये बोन है क्या, इसके अंदर के पार्ट क्या है. तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये डीजेनरेट कैसे होता है, कैसे इसमें डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस होती है. सो बोन को हम लोग सबसे पहले देखिए कि ये है क्या. तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड होता है. इसकी अगर कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता है. इनऑर्गेनिक ये 60% तक होता है, यहाँ 40% तक अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं. सो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, जो भी कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बहुत ज़्यादा ये होता है. अगर ये कम हो जाए तो डीमिनराइजेशन की कंडीशन होती है, जो कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस में देखेंगे. इसी की वजह से बोन की डेंसिटी होती है. अगर ये कम जाए तो डेंसिटी खत्म हो जाएगा. 40% में वही बोन मैरो ये सब रहता है, ऑर्गेनिक ये सब्सटेंस में आएगा. आगे हम लोग देखें कि बोन का स्ट्रक्चर. तो एक आप ऐसे लॉन्ग बोन बनाओ, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, हमने फीमर बनाया, नॉर्मल स्ट्रक्चर. अब इसका हम लोग अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो हम लोगों को ट्रांसवर्स कट करना होगा. तो ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो इसका है वो, उसको हम लोग पेरी ओस्टियम बोलते हैं. ओस्टियम जहाँ भी आएगा सब मीन्स की रिलेटेड है बोन से. अंदर बोन मैरो रहता है. अगर इसके अंदर आप आना चाहो तो यहाँ पे ये जो सेल है उसे ओस्टियोब्लास्ट, जिससे ओस्टियोसाइट बनेंगे, आगे जो भी सेल से सब बनता जाएगा. इधर भी ये ओस्टियोब्लास्ट ही रहता है. बीच में ऐसे हैवर्सियन का आप नाम सुने होंगे, सर्कुलर टाइप का, ये हैवर्सियन कैनाल हो गया. ऊपर से इसको जो ढकता है उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं, हैवर्सियल लैमिना ढकने वाले को. और जब ऐसे पूरा इस तरह से रहता है, आप कॉम्पैक्ट बोन का इस तरह से मैट्रिक्स जो बनता है आप देखे होंगे, नॉर्मल आप एनाटॉमी में पढ़ के आए हो. ये हैवर्सियन कैनाल और ये हैवर्सियन जो लैमिला है, दोनों मिल जाए तो उसे हम लोग ओस्टियन बोलते हैं. ये स्ट्रक्चर आपको ये टर्म आगे काम आएगा. सो ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन देखे. अब हम लोग अगर इस तरह से कट करके देखें मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. ये हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. ऊपर की ओर स्पॉन्जी बोन रहता है, जैसे ही दोनों तरफ ये स्पॉन्जी बोन हो गया, यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्ट होने लगती है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है. ऊपर वाला को हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं. ये हमारा साफ्ट हो गया. जब भी फीमेल पढ़ोगे हमेशा आएगा कि साफ्ट के पास टूट गया, तो यहाँ पे साफ्ट बोन, डायाफाइसिस भी आप बोल सकते हो. और नीचे भी इसे मतलब बोन के जो पास प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और आउटर वाले को और डिस्टल या आप नॉर्मल आप जानते हो. यहाँ पे हमें पता है कि ग्रोथ प्लेट के पास इसे मेटाफाइसिस, या फिर ना भी लिखो तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस नॉर्मल चलता है. इसके बाद वाला स्ट्रक्चर अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे येलो बोन मैरो रहता है और ऊपर की ओर रेड बोन मैरो. ये रेड बोन मैरो में ही हीमोपोइसिस होता है, जो भी हम लोग ब्लड वाले सेल्स में पढ़ के आए हैं. यहाँ से ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी बने. तो आप सोचोगे कि फिर ये येलो बोन मैरो क्या करता है, क्या वेस्ट है, तो इस ऐसे इसे लिपिड ये सब बनते हैं. तो बोलोगे कि इससे क्या होगा. बट समटाइम्स अगर हमें ज़्यादा चाहिए होता है ब्लड सेल, उस टाइम पे ज़्यादा अगर हमें नीड हो, तो ये येलो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये
हिमेटोपोइसिस मीन्स कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने लगता है। अब इतना नॉर्मल था। फिजियोलॉजी के लिए आप बोन हीलिंग जो प्रोसेस है वो पढ़ो, क्योंकि फ्रैक्चर में आप पढ़ोगे। सो इसमें सबसे पहले हिमोटोमा का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जब भी ये बोन जो है किसी भी इंजरी के वजह से, या फिर आप चल रहे हो, खेल रहे हो, ये कहीं से चोट लगने से, गिर जाने की वजह से टूट गया, तो हमारे बोन के पास कैपेसिटी है कि वो खुद से हील हो सके। तो क्या होता है, सबसे पहले हिमेटोमा ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड जैसे ही रप्चर होंगे तो वहाँ पे क्लॉटिंग ये सब फॉर्मेशन होगा। जैसे ही 1 से 2 वीक बाद आता है तो वहाँ पे कैलस सबका फॉर्मेशन होता है, जो भी फाइब्रस सेल है वो अपने से यहाँ पे बनने लगते हैं। फिर जो थर्ड स्टेज रीमॉडलिंग वाला स्टेज आता है, जैसे कि सेकंड स्टेज में हम लोग जब फ्रैक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें जानना होगा, अच्छे से देखेंगे। ये सेकंड स्टेज में जैसे ही फाइब्रस सेल सब आते हैं, जैसे ही बोन अपने से रीजनरेट होने लगता है, जैसे कि देखो आप देखो कि जब भी फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर कर दिया जाता है या फिर स्प्लिंट लगा, बोन में तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता, तो वो फिर ठीक कैसे होते हैं? ये बोन सेल अपने से रीजनरेट हो जाते हैं, बस इसे अलाइनमेंट में वो सब लाने के लिए कि बस वो हिल डोल ना हो सके और ये अच्छे से इस पर कोई भी स्ट्रेंथ ना पड़े, तो ये अपने से हील हो जाएगा। तो वही हिमेटोमा की स्टेज आती है। यहाँ पे सेकंड स्टेज में सेल टिश्यू अच्छे से बनाता है, जैसे कि ये टूट गया था ये बनेगा, और लास्ट में रिमोडलिंग अच्छे से ये बोन जो है, मतलब जब सेकंड स्टेज आती है तो ये ऐसे सेल बनते हैं कि पूरा उभार संस्कार सब बन जाएगा, पूरा फाइब्रस रहते हैं, और सेकेंड में ब्लड सब, मतलब थर्ड में लास्ट वाले में ब्लड सप्लाई होके ये सही से बोन बन जाता है। तो ये बोन हीलिंग हम लोग वहाँ भी देखेंगे। अब हम लोग एक एक कंडीशन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसे देख। सो स्टार्ट करने से पहले डिजीज कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या है, आज का हमारा गोल क्या रहेगा। ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अब एग्जाम पास करने तक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, बट एक पेपर उठाओ, कोई भी पेपर आप उठा लो, उसमें सबसे पहले यही देखना हमारे सिलेबस से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं करना है, ओवरव्यू एटलीस्ट आपके पास पूरा आपके सिलेबस क्या रहना चाहिए। आप किसी युद्ध में जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं है, कौन से दुश्मन आएंगे आपको पता नहीं, आप कैसे युद्ध में जीतोगे, ऐसा नॉर्मल हमें दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, मेरे पास भी है कि आप लास्ट टाइम में क्या करना है, फिर कम टाइम है तो हम क्या करेंगे, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़, जो कि बार बार पूछा जाता है, बट मैं उसके लिए सजेशन हमेशा मतलब ये बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ छोड़ के जाना। अगर आप सब कुछ पढ़ के जाते हो, ओवरव्यू ही करके जाते हो, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सो हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे ही, जो भी हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है और उसे लिखना कैसे है। इन सब का अगर मेरा हैंड रिटन आप नोट्स चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स में क्या क्या है मैम आप ऐसा पूछोगे तो जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ये सब मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वहाँ पे सब मिलेगा। पेज नंबर कहाँ मिलेगी वो चीज़ें, मतलब आप ऐसा कि एक पूरा सिलेबस से मसाले अगर आप चाहते हो तो वो भी उस नोट्स में है। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप समझ पाओगे, टाइम मैनेज कर पाओगे कि हमें लिखना कैसे। हमारे यूनिवर्सिटी में जब से सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन हुआ है तब से वो सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो नोट्स तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाया गया। सेकेंड सेम में भी जितने लोगों ने नोट्स लिया, बहुत सारे का रिव्यू है एग्जाम अच्छा जाने का। तो अगर आप चाहते हो तो जा सकते हो, व्हाट्सएप पे नंबर शो हो रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिससे सीधा आप व्हाट्सएप पे पहुँच जाओगे। PDF के पास पेड है बट एफोर्डेबल है और बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी तक हम लोग यूनिट 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। रिव्यू ऑफ एनाटॉमी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हमें देखना है हमारा काम, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे डिजीज कंडीशन तो आपसे पूछता है, उसको आप बहुत अच्छे से भी डिफाइन कर दोगे तो 5 मार्क्स से ज़्यादा, 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा। उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका क्या काम है, वही सारी चीज़ें आपको हर एक चैप्टर में पहले ही पढ़ाया गया है। सबसे पहले हम फिजिकल एक्शन देखेंगे, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने के बाद हम लोग डिजीज कंडीशन की ओर मूव करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मैं इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो इसमें फ्रैक्चर है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं। जब भी हमें असेस करना रहता है, देखना रहता है, कोई भी हमारे पास पेशेंट आया तो आप क्या करोगे, उसका हिस्ट्री लोगे कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, कैसे आप गिरे थे, साथ ही साथ आप उसका एग्जामिनेशन करते हो। तो जब भी आप हिस्ट्री लेते हो तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं, और आप जो एग्जामिन कर रहे हो, देख रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो, तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव डेटा हो जाता है वो। सो बस यही यहाँ पे है कि असेसमेंट स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया बॉडी पार्ट, जिसमें इंक्लूड रहता है सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग लेंगे जो कि सब्जेक्टिव डेटा आता है। किरण चिप
कंप्लेन, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, डेली एक्टिविटी आपका कैसा है, न्यूट्रिशन पैटर्न कैसा है, क्योंकि हम लोग देखें कि यहाँ पे कैल्शियम, विटामिन डी ये सब चाहिए होगा, तो वो सब आप पूछोगे कि मतलब न्यूट्रिशन पैटर्न भी आपको पूछना होगा। फैमिली हिस्ट्री ले सकते हो, क्या कि फैमिली में कैंसर जैसी कंडीशन या फिर क्या थी, क्योंकि वो आगे लीड करता है, हम लोग देखेंगे, तो ये सब आपको पूछना है। इसके बाद आप रिव्यू करोगे, जो कि ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है पूरा एग्जामिन करने का। तो थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि हिस्ट्री में आप क्या लेते हो। हमेशा पहले हिस्ट्री हम लोग पास्ट का पूछते हैं। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में इंक्लूड फॉलोइंग प्रीवियस बोन ट्रोमा पूछ सकते हो, कभी हो रखी है इंजरी, सर्जरी हो रखा है, या क्या पहले भी आपका फ्रैक्चर हुआ था, ऐसा कुछ। हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्टेन, कहीं से आप गिर चुके थे। एनी चाइल्डहुड डिजीज लाइक हीमोफीलिया ऐसे आप देखोगे तो ये बोन का डिसऑर्डर नहीं है, बट इससे क्या फिर बोन पे इफेक्ट पड़ेगा, और आप पूछोगे कि क्यों फिर पूछते हैं मैम। तो इसमें जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफीलिया ए और बी हम लोग पढ़ के आए हैं ब्लड में, आप देख सकते हो ब्लड वाले चैप्टर में ब्लड डिसऑर्डर जब देखे थे, तो जब क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 का कमी होता है तो हीमोफीलिया ए होता है, और जब 9 का होगा तो हीमोफीलिया बी है। अब इसके वजह से क्या होता है कि सही से ज्वाइंट्स ये सबको मतलब क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बोन मास डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स कि अगर हीमोफीलिया है, इसके वजह से कहीं ये प्रॉब्लम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नहीं देखने को मिल रही, ये सब के लिए हम लोग देखते हैं। सोरियासिस से सबके बारे में आप पूछ सकते हो कि इन्फेक्शन की कंडीशन थी या क्या। इसके बाद आप पूछोगे कोई इन्फेक्शंस डिजीज लाइक ओस्टियोमाइलाइटिस, जो कि इन्फेक्शन की कंडीशन है, आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई फंगल इन्फेक्शन बोन का है या ऐसा कुछ भी आप पूछोगे। इसके बाद यूज ऑफ एनी सपोर्टिव डिवाइस, जैसे कि आप केन यूज करते हो, क्रच यूज करते हो, वॉकर यूज करते हो, ऐसे जब ओल्ड पर्सन आते हैं तो उनसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। हिस्ट्री ले सकते हो, कोई मेडिकेशन आप लेते हो, यही सब हिस्ट्री आपको पास्ट का लेना है। इसके बाद आप डेली पैटर्न का पूछ सकते हो कि आपके अपने जो डेली एक्टिविटी करते हो, बाथिंग करते हो, जो भी ग्रूमिंग, जो सारी चीज़ें डेली है वो आप सही से कर पाते हो कि नहीं, बस इतना ही पर्पस है इसमें। डू यू नीड एनी असिस्टेंट, या फिर आपको कोई और लाइक आप अपने दादू का सहारा बनते हो, कभी कभी वो नहीं चल पाते हैं, तो वो ऐसा असिस्टेंट उनको चाहिए होता है। क्या ज़्यादातर आपको ओल्ड पर्सन मतलब ये बोन से रिलेटेड ज़्यादा आएंगे, एडल्ट पर्सन आएंगे, बट ज़्यादातर ये होगा कि उनको उनके साथ जैसे क्रिकेट खेलने में स्पॉट इंजरी ये सब हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट होने की वजह से, नहीं तो ज़्यादा अर्थराइटिस से सबसे ज़्यादातर ये ओल्ड पर्सन आते हैं, तो ये सब आपको पूछना है। नेक्स्ट आप पूछ सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो न्यूट्रिशन पैटर्न का, स्पेशली कैल्शियम डाइट आप लेते हो कि नहीं लेते हो। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, ये अगर कम हो तो फिर अब्जॉर्प्शन अब चाहे जितना भी लो नहीं हो पाएगी, तो ये सब आप पूछोगे। सप्लीमेंट, एक्सेसिव वेट गेन कॉज मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, अगर किसी का ज़्यादा वेट है तो उससे भी ये हार्ट मतलब बोन पे ये अफेक्ट होता है, ज़्यादा प्रेशर लगती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस सब बढ़ जाता है वेट गेन होने की वजह से, तो ये सब आप पूछोगे। न्यूट्रिशन ये सब देखने के बाद अब आप देख सकते हो उसका फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, एनी फैमिली डिजीज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम लाइक अर्थराइटिस की कंडीशन है या फिर कैंसर सब की कंडीशन है, तो वो सब आप पूछोगे, जिन म्यूटी सब हो जाती है, आगे भी होने की चांस रहती है। लाइफस्टाइल पूछ सकते हो, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी खेल कूद में उसका पार्टिसिपेशन है या नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज कोई जो पर्सन आपके पास आया वो करता है कि नहीं करता है। आप हैवी लिफ्टिंग ज़्यादा करते हो। स्लीप और रेस्ट पैटर्न, कहीं आपको पोजीशन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, पहले भी ये पेन होता था, ये नॉर्मल सा हिस्ट्री आपको ले लेना है। आपने पास्ट पूछा, उसका न्यूट्रिशन पूछा, हेल्थ फैमिली का लिया, लाइफस्टाइल पूछ लिया, नॉर्मल से आपको वो पता चल पाएगा, सब्जेक्टिव मतलब वो पर्सन बता देगा आपको। इसके बाद आप खुद एग्जामिनेशन करोगे, फिजिकल हेड टू टो जो आता है, तो आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, जिसमें कि नर्स मस्ट वॉच क्या क्या आप देख सकते हो, जनरल बॉडी बिल्ड कैसा है उसका, जॉइंट का सिमेट्री कैसा है, सही अलाइन में है या नहीं है, स्वेलिंग, नोड्यूल, मासेस कहीं पे हो रखा है, कंपेयर। आप कई बार होता है कि कोई मतलब इधर का एक्सट्रीमिटी बड़ा है छोटा है, तो वो उसको भी आपको कंपेयर करना होगा। ऑब्जर्व काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस, ये क्या है, ये हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं। इसका मतलब होता है नॉर्मल सा, इसमें वर्टिब्रा का कर्वेचर देखा जाता है, ये आप देख रहे हो हेल्दी है। काइफोसिस में क्या होता है कि जो सर्वाइकल के पास ये आउटवर्ड की ओर आ जाता है, वही लॉर्डोसिस में क्या है कि यहाँ जो लंबर वाला जो वर्टिब्रा है वो अंदर की ओर इनवर्ड हो जाता है। वही अगर आप स्कोलियोसिस देखो तो इसमें साइडवे
आप बैक के ओर से देख रहे हो ये हेल्दी है, और इसमें जो है वो साइड वे हो गया है कर्वेचर। इन दोनों में डिफरेंस ये हमेशा आपको बार बार देखने को मिलता है। सो अगर आप काइफोसिस को देखोगे तो इसमें अपोजिट का चलता है कि ये ऊपर की ओर आया है तो हमें बाहर की ओर कॉनकेव देखने को मिल रहा है, और इधर कॉन्वेक्स है। यही हम लोग इसका देख रहे हैं लॉर्डोसिस का, जो कि लंबर जो कि इनवर्ड हुआ है, तो ये कॉनकेव इधर की ओर हो जाता है। उल्टा आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर था तो कॉनकेव इधर था, और यही धंसा हुआ में अंदर की ओर कॉन्वेक्स आ रहा है, और इधर कॉनकेव आ रहा है। होपफुली आप समझ पा रहे हो, नहीं भी समझ पा रहे हो तो ये फिगर को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जॉइंट और एनी एरिदमा, मतलब रेडनेस हो रखी है, स्वेलिंग हो रखा है, ये सब आप डिफॉर्मिटी देखोगे। एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन देख सकते हो कि वो कितना आप करवा के देखोगे या फिर खुद से भी करोगे। रेंज ऑफ मोशन पे पूरा सेपरेट वीडियो है, आप नहीं जानते हो तो देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। नर्सिंग फाउंडेशन में मैं सेपरेट वीडियो बनाई थी। पाल्पेशन ऑब्जर्वेशन तो आप कर लिए कि उसका स्ट्रक्चर देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ उसका कर्वेचर ये सब कैसा है। अब आप पाल्पेट कर सकते हो टच करके। द अफेक्टेड आर विच लुक एबनॉर्मल मस्ट पाल्पेट क्विकली एंड केयरफुली। ज़्यादा दबाना भी नहीं, अगर कहीं पे पेन हो रहा है, अगर ज़्यादा आपका ये हार्ड करोगे तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगी, तो वही ध्यान से हमें ये पाल्पेट करना है। पाल्पेशन आर डन चेक एनी ट्यूमर या फिर मसेस हो रखी होगी, डिसलोकेशन हो रखा होगा, तो आपको वो फील होगा पाल्पेट करने से। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है मसल स्ट्रेंथ टेस्ट आता है, जो कि एक मतलब नर्स देखती है कोई अगर पर्सन आपके पास आया आर्थराइटिस सब की कंडीशन में, तो इसमें क्या होता है 5 आप नॉर्मल को दोगे, 4 एक्टिव मूवमेंट बट सम रेसिस्टेंट आ रहा है, कुछ कुछ वो काम नहीं कर पा रहा है। एक है कि एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली, मतलब ये आप ऊपर की ओर ऐसे बोल रहे हो तो ये कर दे रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो आपको 3 देना होगा। अगर ये भी गायब हुआ, एलिमिनेट हुआ, तो आपको 2 देना है। और ऐसा मतलब पर्सन आया जिसको पाल्पेट ये सब फेल्ट ये सब करो तभी कॉन्ट्रैक्चर ये सब थोड़ा सा माइन्यूट आपको पता कॉन्ट्रैक्शन हो पा रही है, उसी से मूवमेंट होता है, हमें पता है मसल का मूवमेंट से, तो वो सिवियरिटी के कंडीशन में तो 1 दोगे आप। और थोड़ा सा भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, चल फिर नहीं पा रहा, तो उसे आप 0 देते हो। तो ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम लोग इसे याद करना पड़ेगा, 1-2 बार आप देखोगे समझोगे तो ये याद हो जाएगा। फिर हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट आते तो करते करते भी पता चल जाता है, ये स्कोरिंग देते थे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली कौन कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा अगर मस्कुलोस्केलेटल में प्रॉब्लम हो तो कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट, लैब वाले जो भी टेस्ट होते हैं, तो इसमें देखा जाएगा एल्डोलेज जो एंजाइम है। हम लोग जब पढ़ के आए हैं बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे एंजाइम्स का हम लोग देखे थे कि कुछ जब भी बोन में प्रॉब्लम आए तो ये एंजाइम का लेवल बढ़ा रहता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ऐसे नॉर्मली एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, समटाइम ही ऐसा होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल, अभी तक नहीं आया, बट आ जाए तो ठीक है आप लिख लेना। बट ये चीज़ें आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अभी सेट वेट मारोगे तो आप देख सकते हो। सो ध्यान आपको ये रख लेना है कि नॉर्मल वैल्यू मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, तो वो नॉर्मल ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो एल्डोलेज है एलडीओ कब एलिवेट रहेगा, अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रखी हो, पॉलीमायोसाइटिस हो रखी हो, सीवियर मस्कुलर ट्रॉमा एंड मस्कुलर इन्फेक्शन की कंडीशन हो। ये टर्म डिजीज कंडीशन अभी अब प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम लोग इसमें डिजीज कंडीशन ही पढ़ने वाले हैं, पहले हमें ओवरव्यू करवा दिया जा रहा है ताकि आप जब डिजीज कंडीशन पढ़ो तो स्मूथली वो चीज़ों को सीख पाए। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा आप बस कॉन्सेंट्रेट होकर बस सुनने की कोशिश करो। आप इसमें अपना ध्यान अपना रखना है, मतलब जब भी एग्जाम में आया तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे आप जरूर लिखिएगा कि द कलेक्शन ऑफ ट्यूब शुड नॉट बी एजिटेट आरबीसी, नहीं तो टूट जाएगा, तो ये नॉर्मली ऐसे ही दे देना है। स्पार्टेट, और फिर जो है ये एंजाइम नॉर्मल आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। सेकंड आप देख सकते हो स्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज एएसटी, जो कि लीवर से भी रिलीज होता है। इसीलिए अगर जब भी बोन की कंडीशन हो तो ये बोन का हम लोग देखेंगे, लैब वाले टेस्ट देखेंगे, बट इसी के बेसिस पे ये नहीं डिफाइन कर दी जाएगी कि हाँ बोन में प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एएसटी लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे एंजाइम सारे को देखते हुए कि हाँ ये तब हम लोग मतलब बोल पाते हैं कि बोन का प्रॉब्लम है। सो ये मेल में 8 से 46 यूनिट पर लीटर होता है, वही फीमेल में 7 से 31 यूनिट पर लीटर होता है।
बट ध्यान रखना है कि कभी बढ़ेगा तो एलिवेटेड रहता है जब स्केलेटल मसल ट्रॉमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रखी हो, मायोपैथी एंड मायोसाइटिस की कंडीशन, मसल इन्फ्लामेशन की कंडीशन में सब हो रहा हो तो ये जो है वो इंक्रीज रहता है। इस टाइम पे हमें मतलब बहुत जल्दी ही लैब में भेज देना होता है, हीमोलाइसिस नहीं होने देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी देखो लैब में चीज़ें जाएगी तो आप सैंपल तो कलेक्ट करोगे ना, वही तो भेजा जाएगा लैब में, तो यही सब हमें ध्यान देना होता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो कि ऐसे नॉर्मल आप मतलब नहीं दिखना चाहिए, बट ये दिखेगा कब, जब डर्मेटोमाइटोसाइटिस स्क्लेरोडर्मा जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है बोन का, एंड मिस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन जो कि ऑटो इम्यून है, तो ये एंटीबॉडी इम्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें एंटीबॉडी देखने को मिलेगी क्योंकि अपना ही इम्यून जो है इन लोगों पे अटैक करती है, तो वो हमारे सेल में सीरम में रहेंगे तो वो देखने को आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा ही इम्यून ऐसे इन लोगों को नॉर्मली नहीं मारता है, बट डिजीज कंडीशन हो रखी है, अपना ही सेल बौरा गया है, आप समझ लो मिस्टेक उससे हो रही है जिसकी वजह से इन लोगों के मारा है, तो ये देखने को मिलेगा आपको ब्लड में। पेशेंट मतलब इसमें फास्टिंग रखवाना जरूरत है, तो आप ही पेशेंट के साथ रहते हो तो ये आपको ध्यान देना है। सीरेक्टिव प्रोटीन दे सकते हो जो कि नॉर्मल होना चाहिए 1 mg पर डे से मतलब कम होना चाहिए, बट ये एलिवेटेड आपको दिख रहा है रिपोर्ट में, तो मीन्स कि एक्टिव इन्फ्लामेशन, बहुत इन्फेक्शन या फिर नॉन इन्फेक्शस कोई भी कंडीशन हो, ये लीवर से रिलीज होता है जब भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है। हालांकि इसे हम लोग कन्फर्मेटरी या फिर ऐसा नहीं मानेंगे, बट ये एक हमें लिंक देगा कि हाँ हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन, क्योंकि कहीं भी वो रहता है तो ये रिलीज तो करेगा लीवर। इन्फ्लामेशन या फिर नॉन इन्फेक्शस की कंडीशन हो तो ये इन्फेक्शस या फिर नॉन इन्फेक्शस दोनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन रहेगी तो ये ज़्यादा एलिवेटेड रहेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ वाला यहाँ पे लिख दी हूँ तो ये आप ध्यान दीजिएगा पढ़ते वक्त। सो अगर जब भी इसको देखना हो तो इसमें ऐसे फास्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट सम लेबोरेटरी में 4 से 12 आवर मतलब ये डिफर करता है जैसा पॉलिसी होगा। तो अगर फास्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप पेशेंट को बोलोगे कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन काइनेज, ये मसल के लिए CKAMM होता है। ये मेल में कितना रहता है 55 से 120 यूनिट पर लीटर, वही फीमेल में 30 से 135 यूनिट पर लीटर नॉर्मल है। बट इससे भी ज़्यादा एलिवेटेड कब मिलेगा, जब भी रैप्डोमायोलाइसिस जो कि मायोलाइसिस ये क्या है, इसमें मसल टिश्यू डैमेज होते रहते हैं, तो ये जो है एंजाइम देखने को आपको मिलेगा ब्लड में, सीरम में, जो कि आप लैब में जाएगा तो उसमें आसानी से जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। मायोसाइटिस हो रखी हो, मायोपैथी हो रखी हो, अब ये क्योंकि मसल में पाया जाता है, मसल की जब भी इंजरी, जब भी डिजीज कंडीशन होगी तो ये बढ़ा हुआ रहेगा, ये स्पेसिफिक इसके लिए होता है। इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, अगर ये टेस्ट हमें करवाना हो तो आप एक नर्स होने के नाते आपको यहाँ पे IM इंजेक्शन को अवॉइड करना है, कि क्योंकि आप IM इंजेक्शन देते हो तो उसमें इंजरी होती है, तो आपके इंजेक्शन देने की वजह से बढ़ गया और डॉक्टर सोच लिया, फिर लैब देख के फिर आपको लगे कि कोई डिजीज कंडीशन है, तो वही IM आपको उस टाइम पे नहीं देना है, ताकि ये चीज़ एलिवेट IM इंजेक्शन देने से ना हो। नेक्स्ट आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, देख सकते हो नॉर्मल लेवल देख लेना, एलिवेटेड कब रहेगा मसल ट्रॉमा की कंडीशन में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कुछ नहीं है, फास्टिंग वास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉर्मली इसे देख लिया जाता है। सीरम कैल्शियम देख लेते हो क्योंकि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, जब ओस्टियोक्लास्टिक बोन की ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो ये ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल ऐसे हमें पता है 8.5 से 10.5 mg पर डे होता है, ये MCQ आ सकता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सो ये पूछ सकता है, हमें पता है 6 मार्क्स में आता है एग्जाम में क्वेश्चन। MCQ भी 7S, इसमें तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है तो पूरा ये जाएगा 13 मार्क्स में बेसिकली देखने को मिलेगा, या फिर 15 में, वो आप देख लेना। सो इंक्रीज रहता है, कब इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जब भी ट्यूमर मेटास्टेसिस ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा बन रहे हैं तो ये बढ़ा हुआ रहता है। अगर डिक्रीज है तो वो ओस्टियोमलेशिया का कंडीशन हमें दिखाता है, इंडिकेट करता है, उस कंडीशन में ये डिक्रीज रहेगा। ये इस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, ड्रग्स हाइड्रालाइजिन थायाजिडायूरेटिक जो है वो नहीं देना है, ये कैल्शियम का लेवल नॉर्मली इंक्रीज कर देंगे। तो अगर ये टेस्ट हमें सीरम कैल्शियम देखना है तो उस टाइम पे ध्यान देना है कि ये ड्रग चल भी रहे हैं तो उसे रोकना है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट था बेसिकली, एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, पूछेगा तो इसका नॉर्मल लेवल पूछ सकता, बट ये आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी नोट्स में याद रखिए क्योंकि आगे कॉम्पिटेटिव में पूछता है।
फिर और भी टेस्ट है, जब भी डिजिट कंडीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बोन स्कैन, जो कि नॉर्मल सिमेट्री सही आपको रहेगी। जब ये मतलब प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें सबस्टांस दिए जाते हैं, कैसा अपटेक हो रहा है वो देखा जाता है। कब हम लोग इसे करेंगे, जब रिमोटेड अर्थराइटिस हो, पैजेट डिजीज हो, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, ये सारे डिजीज कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखोगे तो ये टेस्ट वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। MRI आप कर सकते हो, ये हमें बोन को नहीं दिखाता है, ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, अच्छे से टिश्यू को दिखाता है। ये यही प्रिंसिपल पे काम करता है। टिश्यू हमारे उसमें वाटर होते हैं, बट बोन डेंसिटी कॉम्पैक्ट होता है, उसमें वाटर उतना रहते हैं, तो बोन का स्ट्रक्चर सही से नहीं दिखा पाता। लेकिन वहाँ के टिश्यू हो गए, जो भी मसल वाले या फिर नॉर्मल सेल्स के स्ट्रक्चर देखना हो तो वो हम लोग इससे देखेंगे। MRI के बारे में बहुत बार डिस्कस किया, पढ़ना चाहो एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा। इसके बाद कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी आप कर सकते हो। ये कब किया जाता है, इंडिकेशन देखे तो फ्रैक्चर अगर छोटे बोन का हुआ है, नहीं आपको दिख पा रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप ये सीटी कर सकते हो। ऐसे नॉर्मली ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखेगी, बट अगर कंडीशन ख़राब हो रखी हो, मतलब टूट फ्रैक्चर हो रखी हो, तो ये वहाँ पे आप नॉर्मल आपको पता चलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हो। मायो मसल को इंडिकेट कर रहा है, ग्राफी मतलब देखना, तो इसमें नीडल इलेक्ट्रोड को जो है इंसर्ट किया जाता है और मसल को एग्जामिन किया जाता है। कहीं पे डिजेनरेटिव डिस्क अगर डिजीज कंडीशन हो एग्जामिन करना हो तो उसमें हेल्पफुल होगा। एग्जामिनेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल सही से जनरेट नहीं हो रहा, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो इससे हम लोग पता कर पाते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रोड अप्लाई किया जाता है, नॉर्मल मसल मतलब रेस्ट भी होना चाहिए, रेस्ट पे आपको ये काम कराना है ताकि नॉर्मल कोई एक्शन पोटेंशियल उसके वजह से ना हो, रेस्ट पे रहेगा फिर तब ये पता चल हमारे लिए बस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बोन स्कैन, MRI और CT है। ऐसे यहाँ मसल वाले हमें उतना ध्यान नहीं देना है, ज़्यादातर बोन के ही डिजीज कंडीशन आगे हम लोग देंगे। सो होपफुली ये वाला टॉपिक जो है आपका क्लियर होना। सो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या पढ़ने वाला है। यही होता है, इसीलिए हमें ये आगे पढ़ने के लिए दिया हुआ है। आपका क्या रोल है, कैसे असेस की, इसके बाद डायग्नोसिस क्या हो गया, कहीं ना कहीं डिजीज कंडीशन भी वहाँ पे आप देखे हो। अब बहुत ज़्यादा अंदर से आई होगी, ओस्टियोमाइलाइटिस क्या था मैम नहीं बताई, पैजेट डिजीज क्या था, फ्रैक्चर क्या कैसे, तो वही चीज़ हम लोग अब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आएगा बहुत मज़ा। सबसे पहले हम लोग ट्रॉमा जब हो रखी होती है, कहीं से कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्टेन, ये चारों डिजीज कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रोमैटिक जॉइंट डिसलोकेशन देखते हैं, हिप बोन का देखेंगे, बहुत ज़्यादा ये होने की चांसेस रहती है। क्या है, इट अकर व्हेन द सरफेस ऑफ बोन फॉर्मिंग द ज्वाइंट आर डिसलोकेटेड फ्रॉम एनाटॉमिकल डिसलोकेशन। एनाटॉमी में हमें देखें तो ये हमारा हिप बोन में एसिटाबुलम होता है, जिससे बोन जो है लाइक ये मेरा ऐसे हम लोग सॉकेट मान लीजिए कि एसिटाबुलम, जो कि ये हिप बोन में यहाँ पे एसिटाबुलम की स्ट्रक्चर है। नॉर्मली ये हमारा फीमर बोन हो गया, ऐसे अटैच रहते हैं, बट ट्रॉमा होने की वजह से ये ऐसे मतलब बाहर इससे आ गए, तो उसी को हम लोग डिसलोकेशन बोलते हैं। इडियोलॉजी क्या है, समटाइम होता है कि कंजेनाइटल बर्थ से ही ऐसा कंडीशन है हिप डिसलोकेशन का, या फिर ट्रोमैटिक सबसे ज़्यादा होती है, इंजरी विद ज्वाइंट डिस्टर्ब, फोर्स की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, जैसे ये हम लगा के रखे हैं, यहाँ पे कोई अचानक से फोर्स है तो ये हट सकता है, तो वही कंडीशन है। स्पॉन्टेनियस पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन एसोसिएटेड विद कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो रखी हो, मतलब डेंसिटी मिनरलाइज जो है वो नो नहीं रह पाया, तो ये डिसलोकेट हो सकता है। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो जब फॉल होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा रिस्क रहती है कि हाँ ये डिसलोकेट, क्योंकि उस टाइम पे अचानक से ट्रॉमा पड़ती है, फोर्स पड़ता है। स्पोर्ट पार्टिसिपेशन, मतलब स्पोर्ट पार्टिसिपेशन में भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हमेशा आप विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा जब भी क्रिकेट देखते हो तो वहाँ पे ही उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे चोट वोट लगने का ज़्यादा चांस रहता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, स्पेशली जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, इसीलिए मतलब जो हमारा कानून है उतना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करवाता है, बहुत ज़्यादा इससे चांसेस रहती है होने की, तो इन लोग जो रिस्क फैक्टर हो गए। कॉजेज क्या है कि जो डायरेक्ट लीड करे, कि डायरेक्ट फोर्स लग ही गया तो ये डिसलोकेट हो गया। रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेज में डायरेक्ट है, रिस्क फैक्टर में कि मतलब वो रिस्क अभी वो चांस है, अब गिरे तो हो सकता है कि अब नहीं भी हो या फिर नहीं भी होगा। जो खेलते हैं खिलाड़ी हैं, हमेशा तो है नहीं कि विराट कोहली को चोट लग गया फिर डिसलोकेट, ऐसा तो कभी नहीं सुने, बट रिस्क रहता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो
कोई भी कॉजेज, डायरेक्ट फोर्स लगा, एक्सीडेंट हो गई, उसके वजह से क्या होता है, हेड ऑफ फ्यूमर गेट स्लिप एसिटाबुलम, जो एसिटाबुलम सॉकेट है उससे ये जो फ्यूमर है वो डिसलोकेट हो जाता है। कॉजेज अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसके वजह से जो भी यहाँ के वेसल्स है वो सप्लाई इंजरी होगा, सही सप्लाई ना मिलने की वजह से ये नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर हिप पेन वहाँ पे होती है। जिन पेशेंट में ऐसा कंडीशन होगा वो बहुत ज़्यादा पेन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, डिफॉर्मिटी, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज लेंथ एक्सट्रीमिटी का, आप पूछोगे कि मैम बड़ा होगा कि छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर ये फीमर है, ये ऊपर की ओर अगर ऐसे ऐसे अगर टूटे तो ये मतलब शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, बट अगर वो नीचे की ओर आ रहा है तो मतलब कभी शॉर्ट कभी बड़ा छोटा ये लॉन्ग देखने को मिल सकता है। इसके बाद नॉर्मल जो मूवमेंट है, सबसे पहला इसका साइन सिम्टम है कि वो पेशेंट चल नहीं पाएगा। इसके बाद डायग्नोस आप कैसे करोगे, तो पेशेंट का हिस्ट्री लोगे कि आप खेल रहे थे, कूद रहे थे, क्या कंडीशन थी, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, वो आपको पता चलेगा कि डिफॉर्मिटी हो रखी है वहाँ पे या कुछ भी। एक्सरे कंफर्म कर देगा कि डिसलोकेशन इमेजिन टेस्ट है कहाँ पे हो रखी है। मैनेज कैसे करोगे, आपको पता चल गया, तो जब भी फ्रैक्चर होती है तो सबसे पहले इमोबिलाइज करना होता है। हमें पता है, देखो आप फ्रैक्चर का जो भी प्लास्टर पढ़ते हो, वट जो भी पढ़ते हो, कितना ध्यान रखना कि हमारे बोन के पास कैपेसिटी है कि वो हील कर लेता है। वो सिर्फ बोन को अलाइनमेंट में लाने के लिए ही अलग अलग की सर्जरी, वो सब सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है। सो इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट, ब्रिंग दिस प्लेस पार्ट इनटू नॉर्मल पोजीशन एज सुन एज पॉसिबल। सबसे पहले आप इमोबिलाइज करोगे, इसके बाद जितना जल्दी हो सके वो जो डिस्प्ले ऊपर नीचे हो रखा है और भी नर्व सबको डैमेज करेगा, जल्दी से जल्दी उसे नॉर्मल पोजीशन पे, जितना जल्दी आप नॉर्मल पोजीशन पे दो बोन को जोड़ोगे उतना ही जल्दी यहाँ पे जो भी बोन हीलिंग की प्रोसेस है वो जल्दी हो पाएगी। इसके बाद मतलब अच्छे से अलाइन रखने के लिए हम लोग बैंडेज लगाते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, कास्ट करते हैं, ट्रैक्शन, ये सब मेंटेन करते हैं। बोलोगे मैम ये क्या है, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये स्पेसिफिक टॉपिक है हमारे मतलब सिलेबस में। क्वेश्चन ट्रैक्शन से आते भी है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेडिकेशन दे सकते हो, बहुत पेन होता है भैया तो आपको मेडिकेशन तो देना होगा, तो एनाल्जेसिक दे सकते हो, मसल रिलैक्सेंट, साथ साथ एनेस्थेसिया यूज टू क्लोज रिडक्शन क्या है इसमें, क्लोज मतलब अगर बोन को होल्ड करो तो पेन होगी, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे एनेस्थेसिया देना पड़ता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, रिडक्शन के बारे में। न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस आप देख सकते हो कि कहीं उनकी नर्व डैमेज तो नहीं ना हो गई, तो वो सब आपको मॉनिटर करना होगा। एक्सरसाइज, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज भी स्टार्टेड, मतलब धीरे धीरे जैसे कंडीशन ठीक होगी तो फिर से उन्हें रिहेबिलिटेशन की कंडीशन में लाने के लिए एक्सरसाइज करवाना होगा। जॉइंट शुड बी सपोर्टेड एंड एक्सरसाइज, मतलब जॉइंट सपोर्टेड रहना चाहिए और ग्रेजुअली उन्हें पहले पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते करवाते, मतलब कोई असिस्टेंट के हेल्प से, फिर एक्टिव की ओर मूव करवाना है। आपका क्या रोल है, असिस्ट मसल वीकनेस एंड सिवियरिटी ऑफ द वीकनेस, मतलब देखोगे कि कितना कंडीशन वीकनेस है या फिर सिवियरिटी कितना हो रखी है। प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइस लाइक अ ब्रेसलेस स्प्लिंट, व्हील चेयर, वो खुद से नहीं चल पा रहे हैं तो ये सब आपको व्हील चेयर पे उन्हें बैठाना होगा। ब्रेसलेस क्या है, स्प्लिंट क्या है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे, इसका फोटो के साथ देखेंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल थेरेपी, मतलब वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन, या फिर उन्हें बताना है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज, जो एक्सटेंशन, एबडक्शन, रिडक्शन, यही है रेंज ऑफ मोशन, तो ये सब आपको करवाना रहता है, ये आपका काम है। नेक्स्ट है प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर एंड इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। जब भी तुरंत से अगर डिसलोकेशन हुई है तो वहाँ का मूवमेंट तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है, साथ ही साथ जैसे जैसे कंडीशन ठीक हो रही है तो उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाना, रेंजेस मोशन सब करवा के, एक्सरसाइज सब करवा के। अगर मेडिसिन है तो फिर आपको एडमिनिस्टर करना है। इसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो जो एक नर्स का काम है वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। डिसलोकेशन के बाद हमारा था फ्रैक्चर। फ्रैक्चर लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रैक्चर आपको पीडीएफ में दे दूंगी, नोट्स में इंक्लूडेड है। आप ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हो गया या फिर पी का है ABVMU, उसमें आप देख सकते हो। फ्रैक्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 15 मार्क्स में आता है। लिख दिया जाता है कि फ्रैक्चर क्या है, व्हाट इज फ्रैक्चर, या फिर डिफाइन फ्रैक्चर, साइन सिम्टम आपको लिखना है, और लास्ट में लिखा रहता है मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। सारा चीज़ इंक्लूडेड है नोट्स में। जिनको देखिए प्रॉब्लम होती है या फिर एग्जाम आपका बहुत पास आ गया हो, आप 2 के स्पीड में आराम से, अगर आपको लेक्चर समझ में आती है तो बस आप हेडफोन लगा लीजिए और आप देख सकते हो। बट अगर किसी को नींद आती है कि हाँ हम नहीं लेक्चर देख पाते, तो आप इतना नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स
आई नो मुझे बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये लेंदी है, तो आप शॉर्ट नोट बना सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, उससे क्या होगा कि आप इंटरेक्ट रह पाओगे और एग्जाम के दिन में आप वही पढ़ पाओगे। बट ऐसे 1 महीना का टाइम मिलता है, 1 मंथ तो हमें दिया ही जाता है, तो उसमें आप पूरा रिवाइज करने के लिए आसानी से जाके आप वहाँ से ले सकते हो, आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स मिल जाएगा। सो फ्रैक्चर है क्या? फ्रैक्चर देखें तो इट डिफाइन एज disruption of integrity of living bone involving injury bone marrow periosteum and adjustment soft tissue। अब जो भी स्ट्रक्चर में आपको पेरियोस्टियम समझा चुकी हूँ मैं, ऊपर का जो सबसे ऊपर वाले जो लेयर उसको ढक के रखता है, तो इसका जो है वो पूरी अगर ये टूटेगा तो वहाँ का बोन मैरो हो गया, पेरियोस्टियम सबका जो एक नॉर्मल अलाइन में था उसका डिस्ट्रप्शन होना। क्लासिफिकेशन बोन का जितना आप पढ़ोगे उतना कम ही है, बहुत सारे फ्रैक्चर का टाइप होता है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हम लोग लिख सकते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप अगर देखें तो एक ओपन फ्रैक्चर होता है और एक क्लोज फ्रैक्चर होता है। ओपन नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि ओपन ये स्किन को मतलब हटा के पेनिट्रेट करके बाहर आ गया। बट क्लोज फ्रैक्चर क्या है कि ये बोन है, ये हमारा स्किन है, तो ये टूट गया बट ये बाहर नहीं आ पाया, तो इसे क्लोज बोलेंगे। ओपन सबसे पहले देखते हैं, बोन फ्रैगमेंट आर ब्रोकन थ्रू स्किन, स्किन को भी फाड़ के बाहर आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज इसे कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अगर ग्रेड देखें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कि मतलब कैसा टूटा है, तो ग्रेड 1 में जो है वो क्लीन वुंड लेस फ्रैक्चर लेस देन मतलब 1 इंच से अगर कम है तो उसे हम लोग ग्रेड 1 देंगे। अगर लार्ज वुंड विदाउट एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, मतलब लार्ज वुंड रखी है, बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, तो उसे ग्रेड 2 देंगे। लेकिन ग्रेड 3 आप खुद ही समझ लो कि हाईली कंटामिनेटेड वहाँ पे वुंड बना है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, तो वो ग्रेड 3 में आएगा। क्लोज देख लेते हैं कि स्किन इज इंटैक्ट, बोन नोट एक्सपोज आउटर इन्वायरमेंट, पहले मैं बता दी कि अगर स्किन के बाहर नहीं आया तो इसे क्लोज बोलेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर पीस देखे तो एक होता है ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसका मतलब है कि टुकड़ा टुकड़ा होना। इट इज वन ऑफ विच बोन फ्रैगमेंट इनटू मोर देन वन पीस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कुछ मेरे पास गूगल का, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कम्युनिटेड जो है ये बोन जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, 1 से ज़्यादा मतलब पीसेस में टूटी है। कंप्रेशन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन विच बोन हैज़ बीन कंप्रेस्ड एज इन वर्टिब्रा, कि वर्टिब्रा का देखो कि टूटता है तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो वो कंप्रेशन फ्रैक्चर आ गया। इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आता है, अ फ्रैक्चर इन विच बोन फ्रैगमेंट इज ड्राइवन इन अनदर बोन फ्रैगमेंट, मतलब बोन जो टूटा वो दूसरे में जाके चला, कंप्रेस मतलब इम्पैक्ट हो गया है, तो इसे हम लोग इम्पैक्टेड, देखो यहाँ पे बोन है, ये बोन है, टूटा और इसके अंदर चला गया, तो ये है इम्पैक्टेड। इसके बाद डिप्रेस फ्रैक्चर आता है। डिप्रेस में क्या क्या, फ्रैक्चर इन विच ऑफ बोन फ्रैगमेंट आर ड्रिवन इनवर्ट, फ्रैक्चर स्कल बोन का हो या फिर फेशियल बोन का हो तो उसमें देखने को मिल, स्कल का आप देख सकते हो यहाँ पे टूटा और ये अंदर की ओर चला गया, तो ये डिप्रेस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा है और भी कि ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न देखें तो ऑब्लिक फ्रैक्चर की इसमें जो है एंगल अक्रॉस बोन लेस स्टेबल दैन ट्रांसफर फ्रैक्चर, इस बोन में आप देख लेना, ये ऑब्लिक बोन है, ट्रांसफर मतलब ये देखो आप ऑब्लिक में ज़्यादा ही ऑब्लिकली हुआ है, ये ट्रांसफर नॉर्मल सा ऐसे ट्रांसफर हो रखा है, जो ट्रांसफर आपको मैं स्ट्रक्चर में ही बताई थी। सिंपल फ्रैक्चर क्या है, द रिमेन इन द एरिया डज नॉट ब्रेक द स्किन, स्किन को ब्रेक नहीं किया। सिंपल का भी मैं दिखा देती हूँ आपको, वैसे सॉरी मेरे पास है नहीं, बट आप ऐसा मान लो क्लोज का कि ये बाहर की ओर नहीं जाएगा, स्किन को ब्रेक नहीं करेगा। इसके बाद आप स्पाइरल फ्रैक्चर मतलब आता है वो स्पाइरल की तरह, फ्रैक्चर डेट ट्विस्ट हो जाना, सॉफ्ट ऑफ बोन, यहाँ पे देखो आप, यह स्पाइरल फ्रैक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स हम लोग इसी से देख लिए कि स्टेज अक्रॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है पैथोजेनिक फ्रैक्चर, जो कि ड्यू टू बोन ट्यूमर एंड, पैथोजेनिक का मतलब क्या है, डिजीज कंडीशन, और डिजीज कंडीशन के वजह से वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंज हुआ, जिसके वजह से बोन जो है वो वीक हो गया और बाद में जाकर फ्रैक्चर हो गया। तो देखो ये फ्रैक्चर जो है ना, आप फिगर को देख लेते हो या फिर दिमाग में रखना कि एक मेरे पास ये समझ लो कि आपके पास कुछ भी लकड़ी है, पेन है, कैसे कैसे फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये जैसे जैसे फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर होकर इधर उधर जा रहा है, जैसे जा रहा है, बस उसी के नाम पे एक दोबारा रिवाइज करो एग्जाम टाइम, ये याद रह जाएगी।
ओपन और क्लोज का तो मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बोन को अगर मतलब स्किन को पार कर गया तो वो ओपन, और नहीं पार किया जहाँ पे टूटा है बैठा हुआ है तो वो क्लोज है। लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो एक बोन का जो जैसे कि मैं आपको ये फीमर का बताई थी, तो प्रॉक्सिमल पार्ट पे मतलब बोन के पास ऊपर की ओर हुआ है तो इसे प्रॉक्सिमल बोलेंगे। मिड अगर साफ्ट में हुआ है तो मिड साफ्ट फ्रैक्चर बोलेंगे, अगर दूर हुआ है तो डिस्टल बोलेंगे। ये मतलब जहाँ पे हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उस टाइप का फ्रैक्चर बोल देंगे। अब आप बोलोगी मैम कारण बताओ, इसका क्या कारण है, क्यों बोन जो है वो अपना अलाइनमेंट छोड़ देगा, टूट जाएगा, कहीं और बोन में चला जाएगा या फिर स्किन के बाहर निकल जाएगा। तो वो आपको पता है, आई नो। इसमें जो है किसकी किसकी वजह से हो सकता है, कहीं पे ट्रॉमा हो गया, स्पॉट में इंजरी हो गई, व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, फॉल हो गया। पैथोजेनिक फ्रैक्चर भी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि कैल्शियम फॉस्फोरस सबसे बोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी इसमें सबकी वजह से होती है। बट आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो या फिर बहुत सारे इसके रीजन होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम आपके बोन में नहीं रह पा रही है, तो वो डेंसिटी कमेगा जिसके वजह से अब जैसे इसमें जिससे भी कॉम्पैक्ट है अगर ये हट जाए, छलनी की तरह हो जाए तो ये टूट जाएगा आसानी से। तो उसी तरह से बोन जो है वो टूट जाता है। कैंसर की कंडीशन हो रखी हो, इमेच्योर जो सेल जो बस ग्रोथ हो रखे हो, उसमें कोई डेंसिटी है नहीं, तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आता है। नॉर्मल ये तो हम सबको पता है, पर पैथोलॉजिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो कि डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स अगर लग रही है, डायरेक्ट अगर इस पे अब इसकी भी एक स्ट्रेंथ है, अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो टूट जाएगा। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो बायोलॉजिकल में ऑस्टियोपोरोसिस आता है कि आपके ही बॉडी में कोई बायोलॉजिकल ऐसे प्रोसेस चले जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने की चांस रहती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को अगर आप ठीक नहीं करते हो तो ये रिस्क रहती है, डायरेक्ट कॉज भी बन जाता है। नियोप्लाज्म की कंडीशन कैंसरस रही। हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज में कैल्शियम डीमिनरलाइज होने की ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस सब रहती है, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है उस टाइम पे। मतलब अपनी मम्मा लोग को, अब ऐसे आप बड़े हो रहे हो, अब ऐसी कंडीशन आएगी कि मम्मा लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा उनके घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, बोन पेन करने लगते, तो वो हार्मोनल चेंज की वजह से देखने को मिलता है। एजिंग, माल न्यूट्रिशन, ये भी लीड करेगा। ज़्यादा एजेड जो हो रहे हैं मिनरलाइज होने लगता है बोन, साथ ही साथ कैल्शियम से वाइटमिन डी नहीं मिल रहा है माल न्यूट्रिशन कंडीशन में, तो वो भी लीड करता है। हाई रिस्क बिहेवियरल एक्टिविटी अगर देखें तो कोई अगर स्केट बोर्डिंग करता है, अब देखो ये वाला जो प्ले, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, स्केट बोर्डिंग है। इस पे लोग गिरने का ज़्यादा चांस रहता है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं जो लोग ऐसा खेलते हैं, मुझे तो डर लगता है। स्काई डाइविंग जो स्काई वाला है या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उनमें गिरने सबका ट्रॉमा सब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये सब बिहेवियरल मतलब उनकी आदत है, उनकी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिस्क में है कि कभी भी चोट उट लगी, फोर्स डायरेक्ट आया तो फ्रैक्चर हो सकती है। अगर पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताऊं, वैसे इसका नॉर्मल है, मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो इसमें आप नॉर्मल दिमाग लगाओ, कितना ही याद करोगे। किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो लगा, मतलब वो जितना वो सह सकता है, स्ट्रेस इंक्रीज लेवल ऑफ बियर इट, मतलब एब्जॉर्ब इट या फिर बियर इट का मतलब जितना बोन के पास एक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लगाते हो तो बोन में इंजरी हो जाती है, इंजरी ऑफ बोन। इसके बाद जो है वो उसकी जो कंटिन्यूटी है, जो नॉर्मल ऐसे कंटिन्यूटी है, वो जो है वो ब्रेक हो जाता है कंटिन्यूटी, और उसी को तो हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। नॉर्मल आप इतना लिख सकते हो, एग्जाम में आता है इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था। तो ये छोटा सा पैथोफिजियोलॉजी वहाँ पे जरूर लिखिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। तो सीवियर पेन होता है वहाँ पे, जो भी नर्व सब इरिटेट होते हैं जिसकी वजह से। वार्मथ, क्योंकि वहाँ के वेसल्स इंज्योर हो जाते हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म महसूस होगा। ध्यान रखिएगा जब भी ये ऐसी कंडीशन आती है तो आप बुक में देखोगे कि कोल्ड कंप्रेशन, वार्म कंप्रेशन, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कहाँ पे देना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी ट्रॉमा हुआ, जब भी फ्रैक्चर हुआ, इस कंडीशन में हम लोग वार्म कंप्रेशन नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रखी होती है, स्वेलिंग हो रखी होती है, और हीट जो है वो ब्लीडिंग की वजह से होते रहता है, तो वहाँ पे आप वार्म कंप्रेशन नहीं दोगे। जैसे जैसे ठीक होने लगता है हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इस टाइम पे हमें कोल्ड कंप्रेशन देना होता है। बेसिकली कपड़े में रख के बर्फ के टुकड़े को डायरेक्टली भी स्किन पे अप्लाई नहीं करना रहता है, किसी कॉटन में, रुमाल में, और फिर वहाँ पे अप्लाई करना रहता है जो अफेक्टेड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सके।
इसके लिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट, मतलब जो भी अगर जॉइंट के पास हो रखी हो या फिर कहीं पे बोन का जो है वो टूटा, तो हम लोग उसका फंक्शन नहीं हो कर पाता, जो भी चलना है, मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, डिफॉर्मिटी वहाँ पे हो जाती है, जो फॉर्मेशन था वो डिफॉर्म हो गया। लोकलाइज स्वेलिंग होती है ड्यू टू हेमरेज फ्रॉम फ्रैक्चर इन इंजुरी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। देखिए स्वेलिंग होने का पैथोफिजियोलॉजी आप बस समझ लीजिए कि क्या होता है कि जब जब भी ये ट्रॉमा इंजरी होता है हमारे बोन में, न्यूट्रोफिल्स जब आते हैं सब सेल्स आएंगे, अब एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, स्वेलिंग ही तो होगी ज़्यादा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स जब रप्चर हुआ है तो। abnormal mobility ऑफ अफेक्टेड साइड, मोबिलिटी, ये abnormal मोबिलिटी क्या है आप ये समझोगे, ये बोन है, मतलब ऐसे नॉर्मल पैर आपका ऐसे ऐसे नहीं होगा, बट जहाँ पे टूट गया आपका इसमें कंट्रोल नहीं है, ये स्केलेटल मसल यहाँ पे आपका वो जहाँ से वो खुद ही एबनॉर्मल मोबिलिटी जो ढूलने लगता है, ऐसा आप जो नॉर्मल बोलते हो वो चीज़ है। इम्पेयर्ड सेंसेशन नर्व इंजरी हो जाने की वजह से, शॉक में भी अगर ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, आप फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन भी देखोगे कि वहाँ से बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाए, जो हम लोग ओपन फ्रैक्चर देखे थे, तो इसमें फिर ये शॉक में भी जाने के चांसेस रहता है। इनएबिलिटी टू बियर वेट, जो फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे आप कोई भी वेट नहीं बियर कर सकते हो, तो ये इसका साइन सिम्टम है। फैमिलियर टॉपिक है, हम लोग सब इससे जानते हैं, कभी ना कभी ये सब देखा हुआ है, सो ये आसान आपको लग रहा होगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखें तो हिस्ट्री, सडन ट्रॉमा, लोकलाइज पेन, बॉडी टेंडरनेस, इसका हिस्ट्री लोगे। इसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें कि एडिमा है, लॉस मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट, जो आप साइंस सिम्टम देखे थे वो सब आपको देख लेना है। रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन हेल्पफुल रहेगा, तो प्लेन एक्सरे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस फ्रैक्चर को देखने के लिए आप ये करोगे कि बोन कहाँ से फ्रैक्चर हो रखी है। सीटी स्कैन कर सकते हो, यूजफुल टू स्मॉल बोन्स को हम लोग ये इसमें रेडियोग्राफी में नहीं देख पाते हैं, तो ये सिटी में हमें अच्छे से पता चल पाएगा। बोन स्कैन यूजफुल टू डिफ्रेंशिएट ट्रोमैटिक और नॉन ट्रोमैटिक कंडीशन क्या हो रखी हो, आपको बोन स्कैन से पता चल पाता है। एमआरआई भी कर सकते हो, शोइंग चेंजेस सॉफ्ट टिश्यू को बेसिकली ये दिखाता है, एज एडिमा, फ्यूजन, हेमाटोमा, ये सब जो हो रखी है वो आपको पता चल पाएगा एमआरआई से। आर्थ्रोस्कोपी करोगी, ये क्या कंडीशन है, जैसे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं तो ये बोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ ये डाल के इसमें क्या होता है कि मतलब ये कैमरा डाला जाएगा और फिर वही इमेजिन उसको देखा जाएगा कि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा कैसा इंजरी हो रखी है क्या। अब आता है बात जो मेन मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम जो बोन हीलिंग का प्रोसेस है वो अब फ्रैक्चर हो चुका है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी आपने देखा, मैनेजमेंट में जाने से पहले हमें देखना होगा थोड़ा सा फ्रैक्चर प्रोसेस जो हीलिंग की प्रोसेस है। तो नॉर्मली पैथो मतलब ये हमारा फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है कि फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पे खुद से बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो पहले क्या होता है, जब भी का फ्रैक्चर हुआ, ये नॉर्मली इंटेंस तुरंत से अर्ली इन्फ्लामेटरी स्टेज, हीमेटोमा स्टेज, ये सब आएगा। इन्फ्लामेशन ऐसा क्यों होगा, जब भी बोन टूटा यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, जो भी सेल्स है इम्यून से मतलब न्यूट्रोफिल सब यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग और नॉर्मल हीमेटोमा, क्लॉटिंग फैक्टर सब आएंगे, ये सब देखने को मिलता है। सेकंड 1 से 6 वीक के अंदर ये रिपेयर स्टेज चलता है, जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन, ऑसिफिकेशन होता है। नॉर्मली जो भी और भी फाइब्रस सेल है वहाँ पे आएंगे, कार्टिलेज ये सब का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे सॉफ्ट कैलस का सॉफ्ट टिश्यू बनते हैं जिसे कैलस बोलते हैं, फिर आगे वो मिनरलाइज होके कैल्शियम में सब आके हार्ड बोन बन पाता है। नेक्स्ट कॉन्सोलिडेशन है, फिर रिमॉडलिंग फेज की, मतलब वो नॉर्मल जो ऐसे ऐसे आप देखोगे तो नॉर्मल हमारा बोन रहना चाहिए, बट यहाँ पे इतने सारे फाइबर्स हो जाते हैं तो ये फिर झड़ेगा। नॉर्मल यहाँ पे ब्लड सप्लाई सही से होगी तो वो रिमॉडलिंग स्टेज आ जाता है, स्कार सब जो हट के वो सही बोन के अलाइनमेंट हो पाना। बट दिक्कत ये हो जाती है कि पहले जैसी कंटिन्यूटी थी वैसा वैसा जो है वो बोन का स्ट्रेंथ नहीं बच जाता दोबारा से आप। और इस हीलिंग के प्रोसेस में अगर आपने थोड़ा सा भी कोई भी फोर्स अप्लाई उस पर हो गया तो नॉर्मल जो बोन बन रहा है वो नहीं बन पाता है। इसीलिए आगे वहाँ पे मेटल ये सब लगाना कि सही से जल्दी बोन हील हो सके, और वो जो अलाइनमेंट वो खुद से बना है वो सही से नहीं बन पाए तो फिर अंदर ही कुछ सॉकेट ये सब फिट कर दिया जाता है ताकि वही स्ट्रेंथ दोबारा आ सके। बट उतना जो नॉर्मल हमारा है उतना तो नहीं आ पाता है। मैनेजमेंट देखें तो स्प्लिंट टू स्टॉप मूवमेंट ब्रोकन लिम्ब, क्योंकि मैं बताई हूँ कि बोन का फॉर्मेशन तो होगा बट आपको उससे थोड़ा सा भी फोर्स नहीं देना है, तो उसके लिए फिर सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। स्प्लिंट क्या है, नॉर्मल आप जानते हो, ये रहा स्प्लिंट, या फिर आगे चल के प्लास्टर सब लगाना हम लोग देखेंगे। ब्रासेस टू सपोर्ट द बोन, ये सारा सपोर्ट करेगा।
इसके बाद प्लास्टर कास्ट किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करके प्रोवाइड सपोर्ट और इमोबिलाइज किया जाता है बोन को, उसे ट्रैक्शन दिया जाता है। ये लेस कॉमन ऑप्शन है अभी तो, फिर भी उसका बहुत कम यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज होता था पहले और भी ज़्यादा, बट इसे हमारे सिलेबस में इसे हम लोग देखेंगे। कुछ मेटल रोड प्लेट ये सब डाल दिया जाता है बोन पीसेज जो अलग अलग हो रखी है साथ में जोड़ने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताया। इसके बाद आपको मैनेजमेंट में पेन रिलीफ करना है, बट इतना ही मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसे एग्जाम में अच्छे से लिखना होगा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आप सेट मारोगे, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, कम करना। तो बोन को ये सेटिंग, बोन को रिड्यूस मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट में, कि कहीं अगर बोन ऐसे हो रखा है तो इसे रिडक्ट करके सही ये में लाना, लाइन में लाना। तो एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन को हम लोग ओपन क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है। इसमें और भी चीज़ें अगर देखिए ये ओपन को अगर आप और अच्छे से समझना चाहोगे तो ये मतलब सर्जरी करके कुछ अंदर फिट विट किया जाता है, जिससे कि अगर ज़्यादा लेंथ है सब हो तो वो सही अलाइनमेंट में लाया जाएगा। और इसमें ये बिना ओपन किए रिड्यूस करना, लाइक कोई फोर्स अप्लाई ये सब करके। और भी टेक्निक अगर देखें तो कास्ट हो गया, प्रोवाइड इमोबिलाइजेशन ऑफ बोन जॉइंट। स्लैब आता है जिसमें कि इमरजेंसी टेम्पररी मल्टी लेयर जो है वो जो दिया जाना उसको हम लोग स्लैब बोलते हैं। 12 से 16 बेसिकली लेयर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए कोई भी चीज़ को अप्लाई, मतलब ये स्लैब को अप्लाई आपने कर लिया, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को भिगोया, मतलब ये रहता है, और फिर ऊपर से ये चढ़ा दिया जाता है। सो ड्राई कास्ट अचीव आफ्टर स्लैब प्रोसीजर अलाउ टू वेट कास्ट बेसिकली 24 से 72 आवर तक। तब इस टू ड्राई सिंथेटिक कास्ट ओनली इन 20 मिनट, मतलब ऐसे ही इतना टाइम पहले वाला में लगता था, बट अब ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है, मतलब 20 मिनट में ही। केमिकल फार्मूला हमेशा ये पूछता है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि ऊपर से चढ़ाया जाता है, उजला जो आप देखते हो अक्सर, सो ये इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2, ये आप 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। इसे स्टोर रूम टेम्परेचर पे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा, वैसे ट्वीट मारोगे तो इंपॉर्टेंट नहीं, तो एग्जाम में नहीं भी लिखो तो चलेगा। इसके बाद मोबिलाइजेशन टू मेंटेन अलाइनमेंट, जिसमें कि यहाँ पर बेसिकली इमोबिलाइजेशन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फिक्स करना है अब बोन को, थोड़ा सा भी ये ढीलना डोलना नहीं चाहिए, ना तो बोन हीलिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। इसमें मेटालिक डिवाइस पिन जो है वो बोन में इंसर्ट किया जाएगा। लाइक ये मेरे पास बोन है, ऊपर से ऐसे लगा हुआ रहता है, पहले पिन यहाँ पे फ्रैक्चर हो रखी है, यहाँ पिन लगाया जाएगा, यहाँ पिन लगाया जाएगा, और ऊपर से ऐसे फिक्स रहता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाएगा और ये अच्छे से हील हो पाएगी। इंटरनल फिक्सेशन में क्या होता है कि कुछ पिन को, स्क्रू को अंदर फिट करना यहाँ पे। तो ये था फिक्सेशन की कंडीशन। एक और मेरे पास डायग्राम है, ये देखो, एक्सटर्नल फिक्सेशन बाहर से सिर्फ ऐसे डाला हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स करने का बाहर ही है, बट इसमें जो भी डिवाइस डाला गया है और स्क्रू, ये सब पिन, ये सब अंदर डाला हुआ है, इसलिए इसे इंटरनल फिक्स करवाना बोन को इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं। अब एक ट्रैक्शन आता है, वैसे ट्रैक्शन आपको पढ़ना भी है, बट फ्रैक्चर जब आएगा तो उसमें ट्रैक्शन भी आप लिखोगे। कुछ ऐसे कुछ फोर्स को दिया जाना, एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स टू अटेन रीअलाइनमेंट में लाने के लिए एक कुछ वेट दिया जाता है, इसका वेट कितना होना चाहिए, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है स्किन ट्रैक्शन। ये क्या है कि शॉर्ट टर्म 48 से 72 आवर के लिए यूज टू यूजिंग इलास्टिक बैंडेज अथेसिव स्लिंग, जो कि वेट जो आप दोगे, क्योंकि इसमें वेट ही अप्लाई किया जाता है रीअलाइनमेंट में दोबारा लाने के लिए, वो होना चाहिए 2.3 से 4.5 kg। सेकंड आता है रसल ट्रैक्शन। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ये आपको जो दिख रहा है रसल ट्रैक्शन, इसमें जो ऊपर की ओर ये उसे उठाया जाता है और नीचे जो वेट अप्लाई की जाती है। यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ साफ्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो फीमर का जो साफ्ट है, ये अगर फ्रैक्चर हो रखा हो तो रसल ट्रैक्शन करना रहता है रीअलाइनमेंट में लाने के लिए। ये बक्स एक्सटेंशन, ये बेसिकली मसल के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रसल, इसमें जो है ये फिक्स इस तरह से है, तो इसे हम लोग बक्स बोलते हैं। हमेशा इमेज क्वेश्चन में ये याद देखने को मिलते हैं, सो आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो है वेट 8 से 10 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहता है। ये पाउंड से केजी में कैसे बदलना है, नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा के हूँ, 1 केजी में 2.2 पाउंड होता है, तो आप देख लीजिए कि मतलब कितना, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं देना है। इसके बाद आता है वेरी एंड ट्रैक्शन, जिसे हम लोग गैलो ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अप्लाई इनटू बोथ लिम्ब
कैन यूज टू रिड्यूस फ्रैक्चर फीमर। बेसिकली चिल्ड्रन में ये फीमर का फ्रैक्चर के लिए किया जाता है। आता है डनलप ट्रैक्शन यूज टू अलाइन फ्रैक्चर ह्यूमर का अगर हो, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन है। ह्यूमर बोन अगर फ्रैक्चर हो रखा हो उसके लिए। एक आता है हेलो वेस्ट, ये रिंग सर्कल जो है हेड फिक्सेशन बाय मेंस पेन्स इंसर्टेड इन हेड। ये जो आप देख रहे हो ये हेलो ट्रैक्शन, यहाँ पे हेलो ट्रैक्शन है। सर्वाइकल अगर फ्रैक्चर हो रखा हो तो। एक और आता है सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन, जिसमें कि ये सुला कर ऐसे रिंग लगाया जाता है। तो ये सब ट्रैक्शन को बस अब याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिगर में मैं आपको दिखा दी हूँ। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर है शॉक, क्योंकि अर्ली होता है। एक आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, हमेशा फ्रैक्चर का ये है कि जो आप कास्ट लगाते हो वहाँ का नर्व ये सब डैमेज होना है। इसमें हॉलमार्क साइन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, पेन हो जा वहाँ पे बहुत होता है। इंटेंसिफाइड विथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज इरिवर्सिबल इफ नॉट ट्रीटेड, कि आप थोड़ा सा भी रेंज ऑफ मोशन करवाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हो रही है। डिले साइन में से पल्सनेस इसमें देखने को मिलता है। 5P साइन हमेशा पूछता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। तो 1P से पेन आता है, फिर सही से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो जहाँ पे अफेक्टेड है वहाँ के अगर पल्स फील करने की कोशिश करोगे उस एरिया का, तो पल्स आपको फील नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं रहती है। ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से पीलर हो जाता है वहाँ का कलर। पाराएस्थेसिस एंड साथ ही साथ मतलब हमें अजीब सा वो वहाँ पे सेंसेशन होगा, और पैरालिसिस लास्ट में, कि वहाँ पे सेंसेशन ही खत्म हो जाना। इसे हम लोग कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। तो बस इतना ही था। अभी तक आप कंफ्यूज होगे। होपफुली फ्रैक्चर में क्या है कि नॉर्मल जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। ब्रेक हुआ, इसके बाद आप कॉजेज लिखोगी, मतलब उससे पहले टाइप्स आपको लिख देना है। जो भी क्लोज ओपन तो आपको याद रह जाएगा, स्पाइरल ट्रांसवर्स ये सब आप मेंशन कर दोगे। नॉर्मल आप हो सके तो ऐसे शो भी कर दीजिएगा, जो भी मैं आपको नॉर्मल फिगर देने की कोशिश की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉजेज लिखने के बाद, रिस्क फैक्टर लिखने के बाद पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मल से आप बना दीजिएगा। इसके बाद साइन सिम्टम स्वेलिंग, जो भी रेडनेस है सब, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, डिफॉर्मिटी है, वो लिखने के बाद आप डायग्नोसिस में जाओगे। एक्सरे जो भी फिजिकल और मेडिकल करने के बाद स्टार्ट करोगे आप मैनेजमेंट ही आपके लिए थोड़ा वो लगा होगा। कुछ नहीं, अलाइनमेंट मिलाना है, वो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। हो सके तो उससे पहले जो मैं बोन हीलिंग पढ़ाई कि नॉर्मल हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी है कि वो हील कर देगा, तो वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट जब आप स्टार्ट करोगे आप, तो स्प्लीन जो भी ट्रैक्शन जितना याद रख सके। सबका पर्पस क्या है कि थोड़ा सा भी वहाँ पे फोर्स नहीं जाना चाहिए, बोन जो है एक जैसा रहना चाहिए। नॉर्मल आप पढ़ोगे अच्छे से तो नॉर्मल अच्छे से फॉर्मेशन होने के लिए हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि 2% से भी कम कोई भी किसी तरह का फोर्स लगे। 30% से अगर कम नहीं रहा तो वो अलाइन में आ ही नहीं सकता है बोन। सो इसीलिए इतने सारे प्रोसेस से उसे अलाइन में रखा जाता है, ट्रैक्शन वॉटेवर अप्लाई करके। जितना याद रख सके उतना आप लिखना। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जो जो चीज़ें आपको याद आए, क्या असेस करना, उसकी क्या प्रॉब्लम है, रेस्ट देना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, साथ ही साथ सर्जिकल पोस्ट मतलब प्री और पोस्ट, क्योंकि इसमें सर्जरी होती है अगर फीमर का फ्रैक्चर हो रखा हो तो। और जो आप सर्जरी के टाइम पे, ये जब मैं आपको ट्रैक्शन सब बताऊंगी या फिर जो प्लास्टर आगे हम लोगों को पढ़ना है, तो उससे भी जितनी भी सारी चीज़ें कि आप डॉक्टर के साथ कैसे कैसे असिस्ट करते हो, सारा बैंडेज सब बनाने में हेल्प मतलब जो वर्क करते हो, उस सब चीज़ें लिखना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट तक जितना आप लिख सको, जितना नर्सिंग आपको याद है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स में क्वेश्चन हो। ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो उसको लिखने के बाद आप नर्सिंग केयर प्लान बनाना स्टार्ट करो, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस मैं 2 आपको बता देती हूँ। इम्पेयर्ड बेड मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन एंड लिमिटेशन ऑफ इंजरी। ये मोबिलिटी नहीं कर पा रहा है, मतलब इंजरी ये सब जो हो रखी है, तो इसका आप आराम से एक बना लोगे। यहाँ पे आपको मेन ध्यान देना है कि इसमें आप इंटरवेंशन क्या करते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा और डायग्नोसिस गोल लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। जो आप बनाओगे उसे रिड्यूस करना है, वो जो नहीं चल पा रहा है उससे हमें रिलीफ देना है, पेन जो हो रहा है उससे रिलीफ देना है। ये तो सबको पता है कि गोल यही सब। इंटरवेंशन कैसे ठीक करोगे, तो वही उसमें सबसे पहले असेस करोगे कि इंजरी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक फ्रैक्चर साइट है, क्यों ऐसा आप कर रहे हो, ताकि आइडेंटिफाई करे कि पेन कितना, जैसा उसका फ्रैक्चर होगा उतना तक रहेगा। इसके बाद मेंटेन बेड रेस्ट, प्रिस्क्राइब पोजीशन टू फैसिलिटेट हेल्दी एंड रेस्ट, इस सब चीज़ें देखोगे। बेड रेस्ट दिए हुए रहोगे ताकि सही अलाइनमेंट में रह सके। इसके बाद जो पोजीशनिंग का, कि मतलब जैसा अगर फीमर का है सुपाइन देना, मतलब जो बोन का फ्रैक्चर हो सका उस
टाइप से उन्हें कंफर्ट के लिए पोजीशन देंगे। क्यों देंगे? ताकि फर्दर मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन या फिर बेड रेस्ट आप क्यों दे रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, सही से बोन हील नहीं हो पाएगी, हमें पता, हम लोग पढ़ लिए, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। सपोर्ट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ताकि क्यों कर रहे हो ये एग्जामिनर को, आप एग्जामिनर को समझो उन्हें कुछ नहीं आता, आपका नॉलेज वहाँ पे देखा जा रहा है, तो आप जो जानते हो सब लिखना है। क्यों कर रहे हो? रेशनल तो देना ही देना है। टू इम्प्रूव द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, इसके लिए हम कर रहे हैं। परफॉर्म पैसिव लास्ट में आप लिखोगे, ताकि मोबिलिटी जो है पेशेंट का वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो। तो ये चीज़ सब आपका काम है और यही सब आप लिखोगे। सेकेंड, आप डायग्नोसिस बना सकते हो इक्विपमेंट रिलेटेड टू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। तो ऐसे यहाँ पे केयर प्लान बनाना है। केयर प्लान से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको नोट्स में वहाँ पे मैं दे दी हूँ, वहाँ से भी आपका एक बार आप सीख जाते हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 2-3 तो प्रायोरिटी वाइज बनाना होता है, 2 बेसिकली, और भी जो 2-3 है कॉमन मैं बता दूं, जब डायबिटिक मेलाइटस वहाँ पे आप पढ़ोगे नोट्स में इंक्लूडेड है, तो वहाँ से आप देख लेना कि नॉलेज रिव्यू सेट को, और चार्ट फॉर्म में भी मैं दे दी हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन, लिखना है नहीं लिखना है, वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और इम्प्लीमेंटेशन बहुत बार ऐसे भी समझाई हूँ मैं कि इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे लिखोगे जब पेशेंट वहाँ पे है ही नहीं आपके पास। तो सो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है, इंटरवेंशन, रेशनल, ये सब यही सब आप लिखोगे। तो होपफुली जो भी कॉन्सेप्ट था आपके पास मैं पहुँचा पाई होंगी। सो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अदर डिजीज कंडीशन हम लोग देखते हैं, फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट था इसीलिए इतना देर चला है। अब हमारा बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे, इजी टॉपिक है। स्प्रेन देखते हैं, ये थर्ड टॉपिक था जो हम लोग 4 देख के आए हैं। स्प्रेन क्या है? स्प्रेन इज इंजरी विच अकर स्ट्रेचिंग ट्रीटिंग लिगामेंट में। देखिए 2 कंडीशन आपको बहुत कंफ्यूज करता है, स्ट्रेन और स्प्रेन। ये जहाँ पे टी आएगा, जो कि स्ट्रेन देखेंगे, मीन्स कि टी से टेंडन होता है और टी से स्ट्रेन होता है। तो इसका मतलब है कि टेंडन में इंजरी हुई। स्प्रेन का मतलब क्या है? आपके पास बच गया लिगामेंट, तो लिगामेंट, एक लिगामेंट में इंजरी और एक टेंडन में, तो टेंडन में हुआ तो वो स्ट्रेन, और ये लिगामेंट में हुई तो उसे हम लोग स्प्रेन बोलते हैं। कैसे हो सकता है? स्पॉट इंजरी, ओवर स्ट्रेचिंग अगर कोई कर रहा है जिसकी वजह से जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या है? ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है, नॉर्मल आपको पता है, जैसे ये हमारा फीमर टिबिया बोन ये सब हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मल स्ट्रक्चर याद करो, कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। तो वही जो स्पोर्ट मतलब इन लोगों को सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, उसमें अगर इंजरी आ गई तो उसे हम लोग स्प्रेन बोलते हैं। कैसे हो सकता है? वही सब हम लोग कॉजेज देख रहे हैं। कोई भी इम्प्रॉपर लिफ्टिंग कर रहे हो, सही से लिफ्टिंग नहीं करोगे, जिसकी वजह से भी वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो इंजरी हो सकता है। ट्विस्ट अपने आप हो गया, लाइक आप जो मैं आपको बताई थी फर्स्ट में कि आप सीढ़ी चल रहे हो और अचानक से आपका पैर जो है या फिर जूते सही से नहीं पहने हुए, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, तो वहाँ का जो लिगामेंट है वो टियर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन देखने को मिलती है। ओवर स्ट्रेचिंग अगर हैंड को कोई कर रहा है तब भी ये कंडीशन, उनकी जो लिगामेंट है वो उसमें इंजरी आ सकती है। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है? तो इंटेंस बहुत ज़्यादा पेन होती है, स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पे, वहाँ पे जो भी लिगामेंट टियर हुआ इधर उधर जाएगा, वहाँ के जो वेसल्स है उससे भी रप्चर करेगा, तो वो स्वेलिंग ये सब, उससे ज़्यादा ब्लड बाहर आने से, या फिर जब भी इंजरी होती है तो न्यूट्रोफिल्स सारे इम्यून सेल्स को वहाँ पे इंटेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग ये सब देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स अगर फटा थोड़ा सा भी तो ब्रेशिंग होगा, मसल अस्पाज्म होती है, इन्फ्लामेशन, इस सब की कंडीशन देखने को मिलता है। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए, कि किस टाइप से ये हो रहा है। हम लोग जैसे देखें कि फीमर के पास ये फीमर है, टिबिया है, और यहाँ पे ये इस तरह से लिगामेंट इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बोन टू बोन। तो ग्रेड 1 में क्या है कि लाइट स्ट्रेचिंग विथ लेस फोर्स, पेन इज लेस, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेच आ गई है इसमें, ये ग्रेड 1 है, उतना पेन भी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंजरी हुई है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि लिगामेंट पार्शियली पेन इज मोर, ये पार्शियली यहाँ पे इंजरी हो चुका है, ऐसा सोचो कि टीयर हो चुका है, तो ये ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 3 में क्या है कि कम्प्लीटली जो है वो ब्रेक हो जाना, तो इसमें सीवियर पेन देखने को मिलती है। ये है स्प्रेन की कंडीशन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, लैब फाइंडिंग देखते हैं, तो ये हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले कर लेंगे, जिसकी वजह से नेसेसरी नो अबाउट, मतलब आपके पास पेशेंट आएगा नॉर्मली दौड़ भाग रहा था और बहुत ज़्यादा पेन होने लगी, तो पूछोगे कि आप कर क्या रहे थे, फिर देखोगे कि वहाँ पे स्वेलिंग ये सब कितना हो रखी है। नर्व शुड चेक पल्स सेंसेशन नियर द इंजरी साइट, नियर एनी आर्टरी नर्व डैमेज हो रखा है, ये आपको वहाँ पे फील करोगे तो पता चल जाएगा।
रेडियोग्राफी का स्कैन किया जा सकता है, एक्सरे, सीटी, एमआरआई में भी यूज डिटेक्ट डैमेज बोन, मसल, टेंडन, मतलब कितना हो रखी है, लाइक आप देख रहे हो ग्रेड 3 में पूरा हो रखा है, तो वो सब पता करने के लिए कि कितना हद तक है ये परफॉर्म किया जाएगा रेडियोग्राफी। ट्रीट कैसे करोगे आप, तो राइस इसमें इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आप चल रहे हो, आपका गोड़ में मोच आ गया, मतलब आपका पैर में मोच आ गया, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज, तो सबसे पहले जो पर्सन के साथ हुआ उनको रेस्ट दे दीजिए, ताकि और भी वो टीयर जो भी कंडीशन है वो, हाँ मतलब थोड़ा देर के लिए रेस्ट उनको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आइस अगर है तो डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, किसी कपड़े में आइस दोगे, ताकि जो वहाँ पे हीट स्वेलिंग की कंडीशन हो रखी है, कैपिलरी जो वहाँ पे रप्चर हो रखा है, उसे आप जैसे ही दोगे बर्फ आइस दोगे, ठंडी के दिनों में हमारा क्या होता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो मतलब हमें पता है नॉर्मली, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ठंडी चीज़ों से वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग रोकने में हेल्पफुल होगा। कंप्रेस करना है, ताकि ये स्प्लिन लगाओ जो भी लगाओ, कंप्रेस करने के बाद इसके बाद एलिवेट रखना है, ताकि जो भी वहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, सप्लाई हो रखा है, वो आगे की ओर मूव करे एकदम से वहाँ पे, और हार्ट की ओर रहेगा तो सप्लाई भी सही सही रहेगी, मतलब ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग ये सब ना हो जाए, उस सबसे आपको बचाने के, तो राइस इंपॉर्टेंट है। मसाज एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, धीरे धीरे आप रेंज ऑफ मोशन की ओर मूव करोगे, मसाज सब करना बाद में, क्योंकि रेस्ट पहले देना है, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन ये देने के बाद जैसे ठीक करने के लिए सर्जरी वैसे नहीं ही इम्पॉर्टेंट रहती है, बट अगर कंप्लीट रप्चर हो चुका है तो फिर सर्जिकल रिपेयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हो, जैसे आइबुप्रोफेन, और भी जस्ट पेन हो रखी है तो वो एनाल्जेसिक, नॉर्मली तो कॉमन फिनोमिना है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, तो आपके पास आ गया है तो रेस्ट, हम लोग देख ही यही रहे कि रेस्ट्रिक्ट करना मूवमेंट, पहले आप रेस्ट्रिक्ट करोगे मूवमेंट को, कोल्ड कंप्रेशन, और बाद में मतलब धीरे धीरे मसल के पेन को रिलीव करने के लिए आप हॉट कंप्रेशन दोगे, डायरेक्ट नहीं देना जब इंजरी होती है तो। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है, पाल्पेशन ये सब करते रहना है, मेडिकेशन, एजुकेशन, जो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल मैं शॉर्ट में लिख दूँ, अगर एग्जाम में आए तो आप लिखिएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, नहीं ठीक हुआ तो एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा, बोन डेंसिटी लॉस हो सकता है, सही से सप्लाई नहीं मिला तो, मसल स्ट्रेन जो है वो लॉस हो सकती है, तो ये सारे स्ट्रेन का कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेन देखते हैं, तो पहले मैं आपको समझा दी, स्ट्रेन मीन्स कि टेंडन में इंजरी होना, तो स्ट्रेन इज इंजरी कॉज ऑफ टॉर्न मसल और टेंडन। यहाँ पे आप देखो लिगामेंट जो है वो बोन से बोन कनेक्ट करता है, और ये टेंडन जो है वो मसल टू बोन का कनेक्शन करता है, तभी जो है वो सही से अलाइनमेंट मूवमेंट हो पाती है। तो यहाँ पे ये इसका इंजरी होना मसल का, टेंडन का, ये हमारा स्ट्रेन कहलाता है। टेंडन आर टफ बैंड कनेक्ट मसल टू बोन, वही बस बता रहा है कि यह एक बैंड है जो कि क्या करता है, बोन एंड मसल को कनेक्ट करके रखता है। कॉजेज क्या हो सकती है, तो बैक एंड नेक मसल का देखते हैं कि एक्सेसिव, अगर आप यहाँ पे अगर स्ट्रेन की कंडीशन हुई तो एक्सेसिव अगर कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फिर फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा उस टेंडन पे आ गई, नेक इंजरी हो गया किसी वजह से, हैवी आप लिफ्टिंग कर रहे हो, तो इस एरिया का मसल में ऐसी प्रॉब्लम, टेंडन में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चेस्ट वाल मसल कभी कभी वहाँ पे स्ट्रेन हो जाता है, तो वो कैसे हो सकता है, पुलिंग, ग्रैबिंग, या फिर ये रिब्स ब्रोकन हो गया, जिसकी वजह से ब्रोकन होके उसमें जाके धंस गया, ऐसा मतलब उसके अंदर चला गया, तो उनमें देखने को मिलता है। एब्डोमिनल मसल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई बेंडिंग कर रहा है, या फिर पॉट इंजरी हो गई, तो जिसकी वजह से इन सारे मसल के पास जो टेंडन है या फिर मसल है उसमें इंजरी, वो स्ट्रेन की कंडीशन है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से टेंडन जो है वो डैमेज हो गया, टेंडन या फिर मसल जो है वो डैमेज हुआ। टीयरिंग ऑफ मसल कैन आल्सो डैमेज वेसल्स, वहाँ का जो मसल डैमेज हुई या फिर टेंडन जो डैमेज हुआ वो हो सकता है डैमेज होकर वेसल्स को, अगर मतलब वेसल के पास गया तो उसे भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से लोकल ब्लीडिंग, ब्लीचिंग हो जाता है, मीन्स की वेसल से ब्लड जो है वो बाहर आ जाना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। पेन कॉज अगर नर्व को भी इरिटेट करे, जिसकी वजह से उस एरिया में पेन ये सब देखने को मिलती है, तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगी, जैसा कि हम लोग देखें कि नर्व इरिटेट हो रहा था तो पेन होगा, वर्स्ट कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, ब्रूशिंग, मसल स्पाज्म, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे हम लोग देख किए हैं, ये सारी कंडीशन फिर से आपको देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर देखें तो मेडिकल हिस्ट्री आप लोगे कि क्यों ऐसा हुआ, आप ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो स्पॉट इंजरी है क्या, ये सब आप पूछोगे।
फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे जिसकी वजह से कितना फंक्शन लॉस हुआ है, ब्रीचिंग कहीं पे देखने को मिल रहा है, कट है, इंजरी है, वो आपको पता चल जाएगा। रेडियोग्राफी का स्कैन कर सकते हो जिसकी वजह से एक्सरे इज डन फॉर द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ब्रोकन बोन बल, मतलब जो भी है वो रेडियोग्राफिक में पता चल जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए चाहे वो स्प्रेन हो या फिर स्टेन हो, रेस्ट का ही राइस का ही फॉर्मूला लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप रेस्ट दोगे, इसके बाद आइस अप्लाई करोगे, जो भी वेसल जो कंस्ट्रिक्ट हो, कॉम्प्रेशन करना है। नेक्स्ट आता है एलिवेशन, ताकि वहाँ पे जो भी इकट्ठा हो रखी हो ग्रेविटी के कारण जो है वो वहाँ ज़्यादा स्वेलिंग ना देखने को मिले। सर्जरी नेक्स्ट आता है। इफ़ कंप्लीट मसल टेंडन रप्चर अगर कंप्लीटली हो गई तब सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ये नॉर्मल फिनोमिना से ही, अगर आपके फ्रेंड के साथ ऐसा होता है तो नॉर्मली भी आप ठीक इस फिनोमिना से कर सकते हो। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हो, नॉर्मल आइबुप्रोफेन या फिर जो भी नेप्रोक्सेन है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि इसमें भी एक्टिविटी वो सही से नहीं कर पाएगा, बोन डेंसिटी जो है वो कमेगी, लॉस ऑफ जो उसमें हम लोग देख के हैं सेम इसमें भी होगा। अब इसमें सिर्फ बोन से बोन कनेक्ट करने वाला जो जिसमें इंजरी हो रहा है तो इसलिए उसे स्प्रेन बोल दे रहे हैं, और स्ट्रेन में मसल और बोन को जो कनेक्ट कर रहा है उस टेंडन में अगर इंजरी हुई तो वो स्ट्रेन बोल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट खत्म होता है। डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्पेनेस्टेन। इसमें फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बस आप इसे याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग देख कंट्यूजन और एम्पुटेशन देखते हैं। कंट्यूजन, कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन मसल टिश्यू का क्रश हो जाना या फिर ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, जो कि हम लोग ब्रूस भी देखे थे। तो उसकी वजह से मतलब ये स्किन के बाहर नहीं आएगा, ब्लूस मतलब कलर जो है वो चेंजेस देखने को मिलती है। सो वही बोल रहा है कंट्यूजन ब्रूस अकर व्हेन डायरेक्ट ब्लो का मतलब है किसी मतलब आप झटका दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, डायरेक्ट लगना या फिर रिपीटेड बार बार करके लगना किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक पार्ट ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से होता है क्या है, क्रश हो जाता है, क्रशिंग अंडरलाइन मसल फाइबर एंड कनेक्टिव टिश्यू विदाउट ब्रेकिंग ऑफ स्किन, स्किन के बाहर नहीं जाएगा, कलर चेंजेस देखने को मिलती है। कंट्यूजन का रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग और जैमिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्ड सरफेस के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन गिर जाता है तो होगा क्या, फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वहाँ के ब्लड वेसल्स रप्चर हुई या फिर जो भी मसल टिश्यू है वो इंजरी हुए, क्रश हुआ, बस स्किन के बाहर नहीं है, उसी को हम लोग कंट्यूजन बोल रहे हैं। अगर एटियोलॉजी हम लोग देखें तो डायरेक्ट ब्लो, रिपीटेड ब्लो, जो कि पहले भी देखे मोस्ट कॉमन है, स्पॉट जो लोग खेलते हैं उनमें इंजरी होता है। लाइक जब मैं छोटी थी तो ये हमेशा मतलब मेरे घुटनों में या फिर मेरे ये एल्बो जॉइंट के पास हमेशा, क्योंकि खेल कूद में हमेशा कबड्डी खेलना एक ऐसे करके छुकीता हम लोग बोलते, पता नहीं आप लोग खेले हो कि नहीं खेले हो, अगर खेले हो तो बताना कमेंट में, जिसमें मतलब कंकड़ गिट्टी जैसा रहता था और हम लोग खेलते थे तो हमेशा उसमें एक पैर से खेला जाता था तो गिरना पड़ना लगा हुआ रहता, तो ऐसा होता ही था। नेक्स्ट आता है हेल्थ डिसऑर्डर लाइक अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस भी बार बार मतलब इन्फ्लामेशन हो रखी है तो ये भी इसकी वजह से कभी कभी देखने को मिलता है, जॉइंट के पास जहाँ पे है डायरेक्ट ब्लो ऑफ बोन की डायरेक्ट झटका लगा जिसकी वजह से वेसल्स इंजरी ये सब हो गया, टिश्यू कहाँ के इंजरी हो गया। ट्रैक्शन फ्रॉम अवल्जन ट्रॉमा कि मतलब ट्रैक्शन जो फोर्स लगा हुआ रहता है उसकी वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल जो खेल रहे हैं, हॉकी, अब रिस्क फैक्टर क्या है जो डायरेक्ट लीड करता है, लाइक एक बच्चे जो कि अभी फ़ोन देख रहे हैं दिन रात, मतलब उन्हें बाहर का कुछ है नहीं खेलने का, तो वो तो रिस्क में कभी नहीं जाएंगे। एक मेरे जैसे बच्चे जो कि हमेशा कुछ ना कुछ खेलना ये करना, या फिर आपका भी यही होगा, तो बाहर जो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं स्पोर्ट्स, तो उन्हीं का ये रिस्क रहता है कि ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो टेंडरनेस वहाँ पे हो जाती है, स्वेलिंग रहता है जहाँ पे हुआ स्किन एरिया के पास, ब्रीचिंग, वही डिस्कलरेशन, ये ब्लड वेसल से जो है वो ब्लड बाहर आया, लिमिटेड जॉइंट रेंज मोशन नियर द इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ का थोड़ा सा मोशन भी अफेक्ट होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन मे बी ड्यू टू टॉर्न ब्लड, कि वही जो बता रही हूँ कि ब्लड वेसल्स अगर टॉर्न हुआ है तो वहाँ पे जो ब्लड आएंगे ब्लूइश डिस्कलरेशन वहाँ पे रहेगा। समटाइम हेमेटोमा में भी डेवलप ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड कलेक्ट विद इन द डैमेज टिश्यू, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स इंजरी ज़्यादा अगर हो गया तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर सब बुला के हेमेटोमा की भी कंडीशन हो सम टाइम, नहीं तो मतलब माइनर ही होता है। नेक्स्ट आता है कंट्यूजन अगर एब्डोमेन में हो रही है तो डैमेज इंटरनल ऑर्गन को भी ये डैमेज कर सकता है, हो सकता है कि इंटरनल ऑर्गन डैमेज है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन की कैसे हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे जो भी देखने को मिल रहा है वो आप देखोगे। एक्सरे एंड सीटी स्कैन एमआरआई में बी यूज टू विजुअलाइज इनसाइड इंजर्ड एरिया,
अगर हमें नहीं पता चल रहा है कंडीशन ज़्यादा वर्ष है तो फिर ऐसे तो नॉर्मली ही ऐसे ठीक हो जाता है, बट देखने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है सब जैसी कंडीशन है तो उसके लिए करते हैं मैनेजमेंट। अगर देखें तो इसमें भी राइस ऑर्डर फॉलो करना है कि जब भी ऐसी कंडीशन हुई तो रेस्ट देना, आइस अप्लाई करना, कम प्रेस करके रखना और एलिवेट करके रखना, ताकि वहाँ की जो भी ड्रेनेज है वो एलिवेट करोगे तो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगी, हटेगा ग्रेविटी के कारण, हार्ट की ओर जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी नसाइड, आप दे सकते हो लाइक ये आइबुप्रोफेन है, ताकि इन्फ्लामेशन कम हो, पेन ये सब हो रही है उससे भी रिलीफ दिलवाना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट नोट मसाज इंजर्ड एरिया, इंजर्ड एरिया के बाद मसाज नहीं करना है क्योंकि और भी वेसल जो है वो रप्चर होंगे और भी वर्स कंडीशन हो सकता है। हेमेटोमा अगर देखें तो मे बी ड्रेनेज सर्जिकली, हेमेटोमा जैसे हम देखें कि कई टाइम हो जाता है तो फिर सर्जिकली जो है उस हेमेटोमा जो वहाँ पे है तो ड्रेन करना होगा, जिसकी वजह से जल्दी से फिर हीलिंग हो पाएगी। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या दोगे तो इंस्ट्रक्ट पेशेंट अवॉइड एक्टिविटी जैसे कि इंजूरी वाले एक्टिविटी जो आप कर रहे हो बार बार अगर देखने को मिल रहे तो ध्यान से करो, उसे अवॉइड करो। स्प्लिंट कैन आल्सो यूज रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, स्प्लिंट यूज कर सकते हो ताकि मूवमेंट कुछ देर के लिए होल्ड हो, रुक सके। कोल्ड एप्लीकेशन रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, कोल्ड एप्लीकेशन हमें देना है यहाँ पे, स्वेलिंग उससे कम होती है, हमें बहुत अच्छे से पता, बहुत बार पढ़ के आए हैं। आइस एप्लीकेशन हेल्दी ओनली आफ्टर इंजरी फ्यू डे, ये जो बोल रहा है कि आइस एप्लीकेशन आप तभी तक दे सकते हो कि मतलब इंजरी हुआ और तुरंत से, या फिर फ्यू डेज तक, नहीं तो उसके बाद फिर वहाँ के वेसल खुद ही ये मतलब फिर वहाँ पे वेसल्स का मतलब सप्लाई ब्लड का ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे अब हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट अगर आप हीट के थ्रू कोल्ड के थ्रू सॉरी रखोगे तो फिर वहाँ पे सप्लाई नहीं आ पाएगी, हील कैसे होगा। तो वही बोल रहा है फिर इसके बाद हम लोग सही से ये करवाने के लिए बाद में बहुत बाद में सही से सप्लाई आने के लिए हीट कंप्रेशन भी दे सकते हैं ये, और जब इंजरी हुआ है उस टाइम पे हीट कंप्रेशन नहीं देंगे, उस टाइम पे आइस देंगे, और बहुत दिन हो गया तो उस टाइम पे आइस नहीं देंगे। अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो फिर हीलिंग सही से नहीं हो पाएगी। सो होपफुली आप समझ पा रहे होगे। कंट्यूजन के बाद नेक्स्ट है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन 5 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में आता है। सो एम्पुटेशन क्या है, सर्जिकली मतलब जो लिम्ब है एक्सट्रीमिटी है उसको काट के हटाना। एम्पुटेशन इज सर्जिकली रिकंस्ट्रक्टिव पोस्ट प्रोसीजर इन्वॉल्व टोटल और पार्शियल सर्जिकली रिमूव एक्सट्रीमिटी को रिमूव करने की प्रोसेस। बहुत सारे डिजीज कंडीशन होता है जिसमें ऐसा करना पड़ता है। कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये क्या है कि जिस टाइम पे अब भी ऐसा मतलब मशीन है या फिर ऐसी प्रोसेस जिसमें कि क्लोज प्रोसीजर, स्किन फ्लैप आर क्लोज एट टाइम ऑफ एम्पुटेशन। एम्पुटेशन जैसे कि आप सोचो कि अगर कटा, भगवान करे कभी किसी के साथ हो, मतलब अगर काट दिया गया तो वो क्या होता है कि जहाँ पे आपने एक इससे आप इसको काटा जाएगा तो इससे ब्लड बहुत ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे ब्लड नहीं आना, ये तुरंत से ऐसे फ्लैप कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है, ऐसा आप समझ लो। एक आता है ओपन। ओपन में क्या है कि पहले हटाया जाएगा इसके बाद सिला जाएगा। सो ये द वुंड इज लेफ्ट ओपन एंड स्किन फ्लैप आर क्लोज एट अ लेटर टाइम, तुरंत नहीं, कुछ देर के बाद कि कुछ समय के बाद इसे बंद किया जाता है। इंडिकेशन अगर देखें तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, मतलब कब एम्पुटेशन किया जाएगा, किसी एरिया किसी रीजन की वजह से परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही है, नेक्रोसिस हुए जा रहा है सेल टिश्यू का, तो फिर उसे हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अगर सीवियर ट्रॉमा हो गई या फिर सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, तो अगर ट्यूमर जो कि एक से दूसरी जगह पे जा सकता है तो अब क्या करना होगा, सर्जिकली उसे हटा देना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलता है जिसमें एम्पुटेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, कि बचपन से ही ऐसा हुआ कि एक पैर छोटा है एक बड़ा है, फिर कोई प्रॉब्लम है बर्थ से ही, एट बर्थ से, तो फिर हटाना पड़ता है। लेवल ऑफ एम्पुटेशन इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली जिस पार्ट पे लोकेशन जहाँ जहाँ पे कट किया जा सकता है, कभी जैसे हम लोग देखिए पार्शियल और कंप्लीट दोनों तरह से एक्सट्रीमिटी को कट करना, तो उसी तरह से नाम है कि अगर मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले है सिम एम्पुटेशन और मॉडिफाई एंकल डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। ये नाम याद रखना ज़्यादा अच्छा होता है, बट ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये आता है। तो ये क्या है, इट इज परफॉर्म फॉर मेजर फूड ट्रॉमा, एक्सट्रीमिटी कैन बियर फुल वेट ऑफ बॉडी। इसमें सिर्फ यहाँ से एंकल के नीचे से आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है जो छोटा छोटा, यहाँ से काट के सिर्फ हटा देना, जिससे कि वेट ये बियर कर लेगा जो भी बचा हुआ पार्ट है। इसे हम लोग
बोलते हैं एम्पुटेशन। बिलो नी एम्पुटेशन मतलब नी के नीचे जो यहाँ देख रहे हो। इसके बाद एक आता है ये नी डिसआर्टिकुलेशन की मतलब नी के पास नहीं डिसआर्टिकुलेट पूरी तरह से आपने कर दिया। नेक्स्ट आता है एबव नी एम्पुटेशन, जहाँ जहाँ से कट किया जा रहा है, जहाँ पे प्रॉब्लम, जहाँ पे कैंसर हो रखी है, मतलब क्या प्रॉब्लम है वो हटाना, तो ये एबव नी हो गया। और एक आता है हिप डिसआर्टिकुलेशन की यहाँ से ही सीधा आपने पूरी तरह से एक्सट्रीमिटी को हटा दिया। तो ये जिस लेवल पे कट किया जा रहा है वही हम लोग बस देखें, इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म। ऐसे तो हम लोग इंडिकेशन देख लिए हैं, बट फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, तो एटियोलॉजी भी देख लेते हैं। कंजेनाइटल एब्सेंस, जन्म से है ही नहीं, जिसकी वजह से मतलब छोटा बड़ा है, फिर जो बच्चा है उसको हटाना पड़ रहा है। डायबिटिक मेलाइटिस में डायबिटिक फुट हो जाता है, हील नहीं हो पाती है, तो अब नॉर्मल अगर वो हील नहीं हो रहा तो आगे भी जो भी स्ट्रक्चर उसको ये करेगा, तो फिर हटाना पड़ता है। वुंड इन्फेक्शन ऐसा हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है तो हटाना पड़ता है। क्रश पूरी तरह से वो चकनाचूर जैसी जो कंडीशन हो जाती है वो अब ठीक नहीं हो सकता, वेसल से सब पूरी तरह से परमानेंटली डैमेज हो गए, जो भी नाविशत था, तो फिर हटाना पड़ता है। स्वैगिंग बाई क्रोकोडाइल्स एंड शार्क, ये मतलब खा गए या फिर ये आगे इनका विष ना जाए। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वैक की कंडीशन में वो इफेक्ट में आ गया, तो ऐसी कंडीशन जो है, या फिर डिस्ट्रक्टिव गनशॉट वुंड की कंडीशन में, ये सब में हटाना पड़ता है। मैनेजमेंट अगर देखें तो ये सिक्योर्ड सॉफ्ट ड्रेसिंग इलास्टिक बैंडेज सिक्योर करना, परमिट वुंड इंस्पेक्शन, साथ ही साथ मतलब देखो कट करके तो हटा दिया गया, तो ड्रेसिंग करोगे ताकि वो ब्लड बाहर ना आए। इसके बाद हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है इन्फेक्शन का, इसके लिए वो उससे आप बचा सको। परमिट अटैचमेंट प्रोस्थेटिक एक्सटेंशन, ये क्या कंडीशन है कि अब हटाया गया तो दूसरा उसी तरह का आपने बहुत बार सुना होगा, प्रोस्थेटिक नकली पैर लगाना। लाइक आप ये देख रहे हो कि कई लोगों का होता है कि इतना दूर से कट के तो ये लगा देना, जिससे कि जो अपीयरेंस है वो अच्छा दिख सके, मतलब वो काम जो है वो चल सके, ऐसा नॉट बोल्ट ये लगाया जाता है। आफ्टर सर्जरी अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट है, कीप द एक्सट्रीमिटी इन फुल एक्सटेंशन में बी एलिवेटेड, अगर उसे एलिवेटेड भी रखना है ताकि सही से ड्रेनेज सब हो सके। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हेमरोज हो रखा है या फिर नॉन हीलिंग वुंड, ये सब आपको इन्फेक्शन हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आप मॉनिटर करोगे। इनिशिएट रिहैबिलिटेशन, अब जैसे जैसे कंडीशन जैसे ठीक होगी उन्हें रेंज ऑफ मोशन ये सब करवा के, पहले आप पैसिव करवाओगे फिर वो एक्टिव लाओगे, और जल्दी से मतलब वो जितना काम परफॉर्म कर सकता है वो इनिशिएट करवाना है। एसेप्टिक टेक्निक इंपॉर्टेंट है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। एंजाइटी लेवल असेस करते रहना है। पेशेंट में नीड काउंसलिंग इन ऑर्डर एक्सेप्ट अल्टर बॉडी इमेज, इस कंडीशन में आप सोचिए जिसका एक्सट्रीमिटी भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा हो, अब जिनका हटा दिया जाएगा वो लाइफ जीने तक के लिए सोचना पड़ेगा उसे, तो उस टाइम पे उसे काउंसलिंग दिया जाता है, उनके फैमिली वालों को, उनकी सोसाइटी को, कि इन्हें एक्सेप्ट करे, जितना काम वो कर सकता है वो करे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर ये एम्पुटेशन आता है तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात आई तो इसी में से आप लिखोगे, क्योंकि ये सर्जरी परफॉर्म किया जा रहा है तो यूनिट 2 आप याद करो। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हो आप, पोस्ट ऑपरेटिव जितना आपको याद रहे वहाँ पे लिखिएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकती है कि ब्लीडिंग हो जाए, हेमरेज की कंडीशन, इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है, स्किन ब्रेक डाउन, और साथ साथ नेक्रोसिस, सही से ब्लड सप्लाई नहीं होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलता है। कंट्यूजन एम्पुटेशन देखने के बाद अब हम लोग मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर, जिसमें हमें ओस्टियोमाइलाइटिस एंड बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर देखना, तो चलिए अब हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। ओस्टियो रिलेटेड है, बोन से आइटिस यहाँ पे लग रही है, इन्फ्लामेशन होगी, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें आएगा तो आप वही सारी चीज़ें पढ़ोगे। सो ओस्टियोमाइलाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ बोन कॉज बाय बैक्टीरिया ट्रैवलिंग टू बोन थ्रू वेरियस चैनल, मतलब ऐसा क्या है, इन्फेक्शन की कंडीशन होने की वजह से बोन में इन्फ्लामेशन होना। अब आप सोचोगे कि मैम बोन में कैसे आएगी ये जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया सब है, तो इसके लिए बहुत सारे चैनल है, कॉलेज में देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये हिमाटोजेनिक, मतलब हम ब्लड से, हमें पता है न्यूट्रिएंट जो सेल है वो बोन को सप्लाई करता है, तो इसी की वजह से अगर बोन के पास इन्फेक्शन आ गया तो यहाँ पे इन्फेक्शन, और फिर यहाँ पे जो भी इम्यून रिएक्शन होगी, बोन के सेल्स में, टिश्यू में इन्फ्लामेशन देखने को मिलना।
कॉजेज क्या रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसी की वजह से देखने को मिलता है। अदर ऑर्गेनिज जैसे इकोलाई, स्यूडोमोनास जो भी है इनके वजह से भी देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर अगर देखें तो जिन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है चांसेस रहता है उनमें देखने को मिलेगा। क्रोनिक स्टेरॉइड अगर कोई यूज कर रहा है जिसकी वजह से, इसमें ऐसा क्या होगा आप पूछोगे, तो इम्यून जो है उसमें इम्यून्स को ये सप्रेस करता है जिसके वजह से आसानी से कोई भी बैक्टीरिया या फिर ये हमला कर देगा टिश्यू ये सब पे। तो ये रिस्क में रहते हैं जिनका स्टेरॉइड लंबे समय से यूज हो रहा है तो उनकी इम्यूनिटी वीक होगी। HIV में भी यही होता है कि इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक की कंडीशन है तो ये भी इम्यूनिटी को धीरे धीरे सप्रेस करते हुए, या फिर डायबिटिक जो फूड है उससे इन्फेक्शन वो बोन में फैलने की चांसेस रहती है। हीमोडायलाइसिस, इसीलिए तो डायबिटिक में हम लोग देखे थे डायबिटिक जो फूड था उसे काट के हटाना पड़ रहा था, एम्पुटेशन की कंडीशन। हीमोडायलाइसिस हो तो भी चांसेस रहती है इन्फेक्शन होने की। डीप वुंड इन बोन, इतना बोन वुंड जो है इतना डीप है कि वो बोन तक पहुंच गया इन्फेक्शन, वहाँ भी जाके इन्फेक्शन करेगी जिसकी वजह से स्टोमाइलिटिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो बैक्टीरिया इंटर किया हमारे बॉडी में, कैसे कैसे इंटर कर सकता है। सबसे पहले तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड जो भी गट या फिर नोज के थ्रू आपके लंग में गया, फिर जो भी या स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया था जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन से वो चला गया ब्लड में, या फिर डायरेक्ट वुंड के थ्रू जो हम लोग देखें। ये करता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन और ओपन वुंड बैक्टीरिया स्प्रेड टू बोन, सप्लाई होने ब्रेन के पास, सॉरी ये बोन के पास जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे चली जाएगी इन्फेक्शन टेक पैलेस। अब चला गया बोन में तो इन्फेक्शन जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पे भी जब गया तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड एंड न्यूट्रोफिल आएगा वहाँ पे इन्फेक्शन पॉइंट टू किल बैक्टीरिया। जो भी इम्यून प्रोसेस है वो होगी। अगर आप नहीं जानते हो ये प्रोसेस, माइक्रोबायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हो। उसका भी नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे, जितना भी जैसे भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका तो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन है विथ आंसर, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये हमारे लिए थर्ड सेम में बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है। सो वो सब अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे ही हम लोग ये सब पढ़ के आते हैं, बैक्टीरिया, इम्यूनिटी, सारा चीज़। नेक्स्ट आता है कि वहाँ पे जो भी रिएक्शन चला, इन्फेक्शन इज स्ट्रॉन्ग डेड न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एब्सेस, पस भी बढ़ जाता है और वही सारी कंडीशन ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इन्फ्लामेशन हुई। अगर न्यूट्रोफिल सब डेड टिश्यू ज़्यादा है तो पस सबका फॉर्मेशन हो जाना, और इसी की तरह हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे कि फिर इसे हटाना पड़ता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में, तो इसमें सिम्टम जैसे कि तुरंत से कोई भी इन्फेक्शन हुआ अगर बोन के पास गया तो तुरंत क्या देखने को मिलेगा, फीवर। हमें पता है इन्फेक्शन में टेम्परेचर हाई रहती है तो वो फीवर रहेगा, बोन पेन तो रहेगी ही रहेगी, इन्फ्लामेशन वहाँ पे हुई है तो स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ पे, जो भी डेड सेल सब इकट्ठे हुए हैं तो स्वेलिंग ही तो मेन यहाँ का रीजन है। डिजनेस रहेगा, टेंडरनेस वहाँ पे फील होगी, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अफेक्टेड एरिया, जिस बोन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन सब हुई है वो नहीं, मूवमेंट वहाँ का नहीं हो पाता है। अगर आपने ट्रीट नहीं किया, वो क्रोनिक हो गई, तब क्या देखने को मिलेगा, सारा चीज़ सेम ही रहेगी, बोन पेन, स्वेलिंग ये सब रहेगा और भी ज़्यादा सिवियरिटी के साथ रहेगी। फीवर विथ चिल्स, ऐसा क्यों होता है, ये क्या कंडीशन है कि मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा के मतलब हमारा बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट को बढ़ाने का मतलब ये रहता है, हमें पता है साइन सिम्टम के रूप में दिखता है, ताकि ये हमें मतलब ये टेम्परेचर हाई, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर उस पर जिंदा रह जाते हैं, तो हमारा बॉडी चाहता है कि अगर फीवर करेंगे तो वो ज़्यादा टेम्परेचर होने से बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शियस एजेंट है वो मर पाएगा। सो वही ठंडा के साथ मतलब थोड़ा कपकपी भी रहेगी क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ज़्यादा फीवर रहा तो स्वेटिंग भी देखने को मिलेगा, बहुत लंबे समय से है तो डेड सेल सब जो भी पस का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ स्किन कलर जो है वो चेंज देखने को मिलेगा वहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन हुई है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो क्योंकि इन्फेक्शन है तो हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, जो भी हिमेटोजेनस गया है वो पॉजिटिव हमें शो कर देगा ब्लड टेस्ट से। अगर वुंड की कंडीशन है तो हो सकता है नहीं भी करे, बट हिमेटोजेनस तो ब्लड में रहेगा ही तो पता चल जाएगा। बायोप्सी आप कर सकते हो, जिससे कि लोकल जनरल एनेस्थीसिया मतलब हिस्टोलॉजिक एनेस्थीसिया दे के तब आप वहाँ का निकाल पाते हो, वो बेसिकली बता रहे क्योंकि पेन होगा। फिर हिस्टोलॉजिकल उसका जो भी सेल का है वो देखा जाता है बायोप्सी में। इमेजिंग टेस्ट जैसे कि MRI, CT, रेडियोग्राफ जो भी है, ये सॉफ्ट टिश्यू कैसा है वहाँ की कंडीशन, ओस्टियोपेनिया, ओस्टियो जो भी बोन का डिस्ट्रक्शन हो रखा है, पेरियोस्टियल जो लेयर है उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, सारा चीज़ आपको इमेजिन से पता चल जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट हमें पता चल गया कि हाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट क्या दोगे, पेरेंटल एंटीबायोटिक रिकमेंडेड सून एज ब्लड कल्चर आर ऑप्टेन। अब हमें पता है जब भी ये इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो ऐसे ही हम लोग कोई भी नहीं दे देते,
स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होता है, तो पहले वो ब्लड टेस्ट है, उसकी सेंसिटिविटी बैक्टीरिया का देखा जाएगा, जो भी कल्चर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे। तो वो करवाने के बाद फिर दिया जाता है। आप सोचोगे कि हर बार क्या ऐसा ही होता है मैम कि इन्फेक्शन वाला पेशेंट गया और फिर उसे बहुत अच्छे से चेक करने के बाद तब देंगे? तो समटाइम डॉक्टर जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं मैनेजमेंट, बट जैसे ही सेंसिटिविटी टेस्ट आता है फिर वो उसके स्पेसिफिक, उस बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चलने लगता है। नेक्स्ट आता है आईवी एंटीबायोटिक गिवन 4 to 8 वीक। आईवी वेन के थ्रू दिया जाता है, जबकि हिमेटोजेनिस जो वो इफेक्टिव रहे। एनाल्जेसिक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर एनाल्जेसिक दिया जाता है। इतना ही इसमें काफ़ी नहीं है, पसे सबका फॉर्मेशन हो जाता है तो ड्रेन भी करना होगा। इसके बाद डेब्रीमेंट इंपॉर्टेंट है ड्रेनिंग का, तो आप देख लोगे। ये ओस्टियोमाइलिटिस द डिजीज बोन पार्ट अलोंग विद सराउंडिंग इन्फेक्टेड पार्ट शुड बी रिमूव। जहाँ का मतलब जो इन्फेक्ट हुआ है उसी को इसमें हटा दिया जाता है, जिसको हम लोग डेब्रीमेंट बोलते हैं। और रीस्टोरिंग ब्लड फ्लो, मतलब हटाने के बाद आप बोलोगे कि वहाँ तो होल हो जाएगा, तो वहाँ पे इम्पैटिया स्पेस जो है वो फिल किया जाता है, बोन टिश्यू अदर पार्ट बॉडी पार्ट से लेके वहाँ पे फिर फिल कर दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो सही से हो पाए। एम्पुटेशन भी समटाइम करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया तो उसे हटाना ही पड़ेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करोगे? ये ओस्टियोमाइलिटिस मतलब कि क्वेश्चन आ गया तो असेस लेवल ऑफ पेन एडमिनिस्टर, वो पेन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको वो पेन असेस करके जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो देना है। सपोर्ट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विथ हेल्प स्प्लिन ट्रैक्शन, अगर उनको ज़रूरत है तो आपको लगाना होगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। वो खुद से नहीं कर पा रहे तो पैसिव में हमें पता है असिस्टेंट के थ्रू किया जाता है, आप देख सकते हो वीडियो अपलोडेड है। तो वो जो भी आप हेल्प करोगे। चेंज पोजीशन 2 आवरली टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। हमेशा उनकी पोजीशनिंग में चेंज करते रहना है, नॉर्मल है, ताकि प्रेशर अल्सर से वो बच सके। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटी मतलब कि उन्हें पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो नॉर्मल अदर चीज़ में कोई कहानी सुनाइए, मूवी वूवी दिखा दीजिए, ये सब आप दे सकते हो। प्रोवाइड वेल बैलेंस डाइट, ताकि जो भी कैल्शियम है सब सही से उन्हें मिले, जो भी इन्फ्लामेशन है सब प्रोटीन ये सब सही से मिलेगा तो वो हील होती है, हमें पता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस इससे बना सकते हैं आप। इसमें क्या हो रही है? इन्फेक्शन की कंडीशन तो हाइपरथर्मिया इन्फेक्शन की जहाँ भी आएगा कॉमन है। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट हर एक डिजीज़ का आप रटना नहीं है, आप नर्स हो, अपना काम जानते हो, बेसिकली समझने की कोशिश करो। जब भी इन्फेक्शन की कंडीशन हो तो हमें पता है कि उसमें तो हाइपरथर्मिया बुखार तो रहेगी, तो उससे आप बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। प्रॉब्लम आती है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में, इंटरवेंशन लिखने में। मोस्टली डिजीज़ कंडीशन में मैं इंक्लूड कर दी हूँ, आप नोट्स में जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नोट्स अभी अवेलेबल है व्हाट्सएप के थ्रू, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और भी 2-3 जो भी है आपको नोट्स में मिल जाएगा। पेन हो रही है, इन्फेक्शन, सर्जिकल प्रोसीजर अगर हो रहे जैसे कि डेब्रिडमेंट तो होने का रहता है, तो ये सारा चीज़ आप वहाँ लिख सकते हो। बोन ट्यूमर हम लोग देख लेते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट का। तो बोन ट्यूमर बहुत सारे टाइप का पढ़ोगे, ये सारा चीज़ एकदम से, लेकिन हमने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कुछ चीज़ें हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। सो जो पढ़ना है हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखना है। सो बोन ट्यूमर क्या है? कंडीशन व्हेन सेल बोन ग्रो एबनॉर्मली एंड फॉर्म मास लंप ऑफ टिश्यू। अब जहाँ की कैंसर होती है, ट्यूमर है क्या? एबनॉर्मल ग्रोथ हो रखना, तो यहाँ बोन में देखने को मिलेगा। कितने टाइप के होते हैं ट्यूमर? 2 टाइप के, तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वही। बिनाइन में क्या है कि ग्रोथ हो के बिनाइन, कैसे याद रखा जाता है? बिनाइन, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, बी से बिनाइन और बी से बैठा हुआ है एक जगह पे। और ये जब याद रह जाएगा तो ये आप याद रख लोगे कि मैलिग्नेंट मतलब वो घूम कहीं, मतलब ग्रोथ वो अदर जगह पे भी फैलाएगा कैंसर को। सो हम लोग देख लेते हैं बिनाइन ट्यूमर का कुछ टाइप जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये है क्या, कितने साल में होता है और ये कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ओस्टियोकॉन्ड्रोमा है। यूजुअली इट अकर लार्ज प्रोजेक्शन ऑफ बोन एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन जैसे कि फीमर हो गया, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। 0 से 30 ईयर वाले जो भी पर्सन है उनमें देखने को मिलता है। मेटाफाइजिस, ये लोकेशन इसका कहाँ रहेगा? लाइक ये फीमर का बोन है तो ये मेटाफाइजिस जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। ईपीफाइसिस डायफाइसिस जहाँ पे ग्रोथ प्लेट है वहाँ पे मेटाफाइसिस है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलता है। ओस्टियोइड ओस्टियोमा है। इसमें क्या होगा कि तो ग्रोथ हो रखी है, बिनाइन है, अदर जगह नहीं मूव करेगा, बट इसमें लीजन रहेगा जो कि ये 1 सेंटीमीटर से कम है, तो इसे ओस्टियोइड ओस्टियोमा बोलेंगे। 10 से
25 ईयर वाले पर्सन में होता है। कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन देखें, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, पोस्टीरियर एलिमेंट ऑफ वर्टिब्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये भी ऐसे ही रहेगा बट इसमें लीजन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ओस्टियोकोंड्रोमा में देख रहे हो कि ये भी मतलब शाफ्ट के पास नहीं हो रहा, तो कैसे आप पता करोगे? तो बेसिकली इसमें इंज्यूरी टाइप से रहता है, वहाँ पे लीजन बना रहता है। नेक्स्ट आता है ओस्टियोब्लास्टोमा। ये ऐसा ही है, बस इसमें 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होता है ये ओस्टियोब्लास्टोमा आएगा। किस में होने की ज़्यादा चांस रहती है? तो 3 से 78 ईयर वाले पर्सन में। कहाँ कहाँ पे होगा? लॉन्ग बोन, स्कल, हैंड, स्पाइन, ये कैंसलस बोन, पोस्टीरियर, मतलब यहाँ पे होने का रहता है। एक बार आप देख लीजिएगा साइट कहाँ पे हो रहा है। ओस्टियोमा जिसमें कि बोन ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहते हैं, बिनाइन है। 16 से 74 ईयर वाले पेशेंट में, मतलब पर्सन में ये ज़्यादा चांस रहता है। मैग्जिला एंड मैंडिबल बोन में ये देखने को मिलेगा। इन लोग में ग्रोथ, ये जैसे कि बहुत बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि ग्रोथ होकर ये मोटा, यही बोन है जो ग्रोथ होकर आगे की ओर दिखता है हमें। नेक्स्ट आता है ओस्टियोक्लास्टोमा। ये क्या है? देज आर बिनाइन लॉन्ग पीरियड बट में इन्वाइट लोकल टिश्यू। ये पहले तो बिनाइन रहता है और बाद में जो है वो मैलिग्नेंट होने की चांस रहती है। ये 20 से 40 ईयर वाले लोगों में, ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा होता है। होगा कहाँ? प्रॉक्सिमल ह्यूमरस डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया, यहाँ पे होने का चांस रहता है। मतलब टिबिया का जो प्रॉक्सिमल, जैसे ये टिबिया, ये हमारा फीमर है, ये टिबिया फिबुला, तो टिबिया का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, नीचे वाला को, दूर वाला को हम लोग डिस्टल बोलते हैं, ऊपर वाला को प्रॉक्सिमल। तो ज़्यादातर इस एरिया पे होने की चांस रहती है। ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस जो शोल्डर के पास है, प्रॉक्सिमल, वहाँ पे होने का ज़्यादा चांस रहता है। कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हम लोग देख लेते हैं, लाइक ओस्टियोसार्कोमा। ये क्या है? कैंसर प्रोड्यूस इमेच्योर बोन इज कैरेक्टराइज बाय बोन पेन टेंडरनेस, जो कि मैलिग्नेंट होता है। ये 10 से 30 ईयर वाले लोगों में होगा। मेटाफाइसिस, स्पेशली डिस्टल जो फीमर है वहाँ पे, जो मेटाफाइसिस प्लेट जहाँ पे ग्रोथ बोन का रहता है वहाँ पे होगा। और साथ ही साथ प्रॉक्सिमल जो टिबिया, बेसिकली यहीं पे ये प्रॉक्सिमल और एक ह्यूमरस के पास होने का मतलब, जैसे देखो ये हमारा फीमर का हो गया और यहाँ पे हमारा टिबिया हो गया, तो ये इसके डिस्टल में और इसके प्रॉक्सिमल में। तो यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा नी का जॉइंट है यहाँ पे होने का चांस है, और एक ह्यूमरस के पास। एक आता है कोंड्रोसार्कोमा। ये किसका है? कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग जो सेल है उसका। ये इमेच्योर बोन है, ये कार्टिलेज जो बनाता है उसका है ये कैंसर। ये 30 से 60 ईयर वाले में ज़्यादा कॉमन होता है। रिब्स, पेल्विस, स्कैपुला एंड फीमर पे होने का चांस, उस बोन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा, ये जो लोग मेरे से पढ़ते होंगे वो बोल रहे हैं मैम ये क्या बोल रहे हो आप, बोन का कैंसर थोड़ी है। तो बच्चा हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे ही, और ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम लोग वहाँ पे देखे थे कि प्लाज्मा सेल का कैंसर है, ठीक है। बट क्योंकि बोन मैरो में ही ये देखने को मिलता है प्लाज्मा सेल का वो ग्रोथ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ ब्लड कैंसर डेट डेवलप फ्रॉम प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो में ही। किस में ज़्यादा चांस रहता है? 40 से 70 ईयर वाले में। बोन अबंडेंट विथ मैरो, वर्टिब्रा, रिब्स, स्कल, जहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, जहाँ पे मैरो ज़्यादा होता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। इविंग सार्कोमा, नाम ध्यान रख लीजिएगा, डेंसली पैक्ड स्मॉल सेल टिश्यू में बेसिकली जो बोन का है उसमें देखने को मिलता है। 5 से 50 ज़्यादातर बच्चों में होने के चांस रहता है। डायाफाइजल रीजन जो है, उसके बाद लॉन्ग बोन, फीमर, पेल्विस, एक्जियल स्केलेटन, यहाँ सब पे होने का चांस रहता है। कुछ नहीं ध्यान रखना है, एटलीस्ट आप 3-4 नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हम लोग अलग देखेंगे। एक एक हमें पढ़ना है, क्या चेंजेस आती है, कैसे होता है, एक एक फिगर, ये सब चीज़ देख के पढ़ना है हमें पैथोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, अगर इटियोलॉजी, तो बोन कैंसर का उतना हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी अभी रिसर्च चल रही है, पता नहीं चल पाता। बट रिस्क फैक्टर अगर देखें तो रेडिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई बार बार हो रहा है। फिर फैगेट डिजीज, ये हम लोग पढ़ेंगे है क्या फैगेट डिजीज। नेक्स्ट आता है मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर ब्रेस्ट का था और ये मेटास्टेसिस मतलब एक बोन में आ गया, तो ये वहाँ से भी आता है ज़्यादातर। इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम, लाइक जो लाइफ फ्रॉम मैनिस जो सिंड्रोम है, ये एक है, इनहेरिटेड है। साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलियंस जो थे, जो खोजे थे, उनके नाम पे है। एक ऑटोजोमल डोमिनेंट हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जो कि प्रीडिस्पोज कैरियर है बोन कैंसर के लिए, ध्यान रखिएगा आप। ये फिर हेरिडेटरी जो रेटिनोब्लास्टोमा है, ये सारे अगर हो तो रिस्क रहता है कि उन लोगों में ज़्यादातर बोन कैंसर देखने को मिलता है।
पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो प्राइमरी ट्यूमर कॉज बोन डिस्ट्रक्शन, मतलब एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से बोन का डिस्ट्रक्शन होना। वीकिंग ऑफ बोन, बोन का मतलब इमेच्योर ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बोन जो है वो वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर आराम से। जब भी हम लोग बोन फ्रैक्चर देखे तो हम लोग देखे थे कॉजेज में या फिर रिस्क फैक्टर में कि बोन ट्यूमर जो है वो फ्रैक्चर करवाता है पैथोलॉजिकल, तो ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। बिनाइन बोन ट्यूमर कंट्रोल ग्रोथ पैटर्न, वही बस बता रहा है लेकिन ये कि इसमें ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होती है। वही मैलिग्नेंट जो है वो इन्वैड करता है वीकन स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये मतलब इन्वैड अंदर की ओर घुसते जाएगा और अदर सेल को भी अफेक्ट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो पेन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ ट्यूमर, माइल्ड कॉन्स्टेंट पेन मे बी वर्स नाइट विथ एक्टिविटी कर रहे हो या फिर नाइट के टाइम पे ये पेन और ज़्यादा बढ़ता है। अब ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है, जितना आप सोओगे उस टाइम पे मेटाबॉलिक ज़्यादा रहता है, जितना उसे मिलेगा सब्सटेंसेस वो पेन जो है वो बढ़ते जाएगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मे बी प्रेजेंट विथ नर्व रूट कंप्रेशन, वहाँ का ज़्यादा ये बोन का ग्रोथ हो रखा है सेल का, तो यहाँ का जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई तो फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी देखने को मिलेगा। स्वेलिंग हो सकता है, लिमिटेड मोशन जहाँ पे हो रखी है वो सही से मोशन नहीं होगा। टेंडरनेस, बोनी पाल्पेबल मास वहाँ पे क्योंकि ग्रोथ है तो वो भी आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा। वेनस डिस्टेंशन हो सकता है, वीकेंड बोन लीडिंग टू फ्रैक्चर, देख रहे हैं कि वीक होते जा रहा है बोन तो वो फ्रैक्चर लीड करता है। साथ ही साथ अनइंटेंडेड वेट लॉस, मेटाबॉलिक ज़्यादा वहाँ का ही सेल खा रहे हैं तो मतलब अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे वेट लॉस जो कि कैंसर का मेजर साइन है। क्वेश्चन से हम लोग मतलब उसका पढ़ोगे अच्छे से तो पता चलेगा। तो इसमें वेट लॉस जब भी कैंसर की कंडीशन तो वहाँ का देखने को मिलता है, जब भी जो ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं वहाँ पे ही ज़्यादातर एनर्जी चली जाती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कर सकते हो, जो कि एल्कलाइन फॉस्फेट जो एंजाइम है वो शो होगा। बोन डिस्ट्रक्शन हो रही है तो लार्ज क्वान्टिटी में ये जब भी बोन ट्यूमर डेवलप होता है तो ये ALP आपको देखने को मिलेगा। इमेजिन टेस्ट करोगे CT, MRI या फिर PT, जो कि फंक्शन और ये दोनों को दिखा देता है। अगर आप समझना चाहते हो, हम लोग बहुत बार डिस्कस करके आए हैं तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चलेगी। बायोप्सी कर सकते हो, नीडल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी मस्ट बी डन, टेक द बोन सैंपल, इसी से कंफर्म हो पाता है। हिस्टोलॉजी वहाँ का सेल का देखा जाएगा तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चल जाएगी। तो अब हम लोग मैनेजमेंट की ओर मूव करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें सबसे पहला आता है लिम्ब साल्वेज सर्जरी। ये क्या है? इफ बोन ट्यूमर आर प्रेजेंट आर्म लेग देन ओनली बोन ट्यूमर आर रिमूव, सर्जिकली मसल टेंड अदर टिश्यू नोड रिमूव, रिप्लेस रिमोट पार्ट बोनी विथ प्रोस्थेसिस। कुछ नहीं यहाँ पे बोल रहा है कि साल्वेज का मतलब ऐसे भी आप सुने होंगे कि किसी चीज़ को मतलब ये सेपरेट करके हटाना। तो ये है क्या, मतलब जहाँ पे ये जो चीज़ खराब है उसी को हटाइए, अदर जो चीज़ है उसको छोड़ देना। अब जो ये हटाए हो उसको दूसरा प्रोस्थेसिस जो है वहाँ पे लगा देना चाहिए ताकि जो ब्लड सप्लाई हो वो सही से हो सके। एम्पुटेशन हम लोग पढ़ के आए कि कैंसर के कंडीशन जो मैलिग्नेंट वाले होते हैं, नर्व डैमेज सब हो रखा है, ब्लड वेसल सप्लाई ये सब नहीं हो रही है, फिर वो ज़्यादा ही दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो उस एक्सट्रीमिटी को ही जहाँ पे प्रॉब्लम है उससे ही हटा देना पड़ता है। रेडिएशन, हाई एनर्जी एक्सरे आर गिवन, डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल जो है, मतलब ये कैंसर मतलब सर्जरी से पहले भी दिया जाता है कुछ सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, साथ साथ अगर सर्जरी के बाद कुछ बच गया तो रेडिएशन देना पड़ता है। साथ ही साथ कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग दिया जाएगा कैंसर सेल को मारने के लिए। हमें पता है यही सारी चीज़ों को किया जाता है जब भी कैंसर की कंडीशन हो। एक आता है क्रायोसर्जरी, शायद ये टर्म आपके लिए पहला बार हो। ये क्या है? इसमें मतलब फ्रीजिंग किया जाता है। ट्रीटमेंट विच लिक्विड नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस इनटू द ट्यूमर थ्रू हॉलो ट्यूब फ्रीज द कैंसर से। इतना ज़्यादा ठंडा कूलिंग दिया जाता है कि उस जो भी सेल का ग्रोथ है उसे ख़त्म करना, ये क्रायोसर्जरी बोला जाता है इसे। मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे आप, ये है क्रायोसर्जरी। इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग किया जाता है। नेक्स्ट, जब कैंसर वाले आप 4th सेम में पढ़ोगे वहाँ पे भी अच्छे से इसे जानना है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करोगे? वाइटल साइन ये सब देखते रहना है और जो भी फ्लक्चुएशन ये सब रहेगी और फीवर ये सब की जो भी कंडीशन है उसके लिए एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो कीमोथेरेपी ड्रग है। फॉलो एंटीसेप्टिक टेक्निक, सर्जिकल अगर सर्जिकल सर्जरी तो इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको वो देखना होगा। इंक्रेज पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट और ताकि हील हो सके सही से। इंक्रेज पेशेंट टू प्लेंटी ऑफ फ्रूट सही से पिएगा, ये जिससे कि फीवर अगर ज़्यादा ये सब इन्फेक्शन ये सब हो चांसेस जो है वो कमेगी।
डिस्कस कंसर्न रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। साथ ही साथ वो सब बताना है, समझाना है, कंसर्न जो भी रहता है वो सब आपको करवाना है। और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना चाहो तो प्री एंड पोस्ट सर्जिकल जो मैनेजमेंट है वो आप लिखोगे, क्योंकि इसमें सर्जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग ट्यूमर देखने के बाद देख लेते हैं ऑर्थोपेडिक कुछ मोडालिटी, जो कि मैं बार बार आपको बोल रही थी। कास्ट जहाँ पे आया था, स्प्लेन, ट्रैक्शन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस सारी चीज़ों को अब देखते हैं। सो सबसे पहले कास्ट देखते हैं। सो कास्ट ये जो आप नॉर्मल देखते हो, उजला से जो पट्टी ऊपर से एकदम से टाइट फिट किया जाता है, उसी को हम लोग कास्ट बोलते हैं। और क्यों ऐसा किया जाता है ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे। कोई भी फ्रैक्चर पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, ताकि हीलिंग जो है वो सही से हो पाए। सो क्या है, अ कास्ट इज रिजिड ड्रेसिंग यूज टू इमोबिलाइज ए फ्रैक्चर बोन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो भी इंजरी हो रखी है उसे इमोबिलाइज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ये रिजिड रहता है। क्या पर्पस है, तो टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखना, सपोर्ट करके रखना, कोई इन्फेक्शन ये सब ना हो या फिर वो इमोबिलाइज ना हो जाए, सपोर्टिंग देता है। टू रिड्यूस द पेन, स्वेलिंग एंड मसल स्पाज्म, इसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। कोई स्पाज्म वहाँ पे नहीं हो पाती इसकी वजह से। कितने टाइप के कास्ट होते हैं बेसिकली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लॉन्ग आर्म कास्ट, ये जैसा जैसा परफॉर्म किया जाता है कि ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, कुछ सर्कुलर होते हैं, लेग में होते हैं, तो जैसा है बस उसी को नाम देखना है। कब यूज किया जाता है, किस पार्ट को ये कवर करता है, फिगर से ही आप समझ गए। सो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग आर्म कास्ट क्या है कि हैंड बॉडी पार्ट कौन सा कवर करेगा, हैंड का जो अपर आर्म है उससे कवर ये करके रखता है। कब यूज किया जाएगा, अब ऐसे तो नॉर्मल हम और आप यूज़ नहीं करते हैं, भगवान न करे कभी किसी को यूज़ करना पड़े, बट प्रॉब्लम पेशेंट में होती है तो कब यूज़ करेगा, जब वो वाला पार्ट फ्रैक्चर हो। तो जब भी फ्रैक्चर हो रखा हो फोर आर्म का, एल्बो का या फिर ह्यूमरस का, तो फिर ये करना पड़ेगा। आर्म सिलेंडर कास्ट, जो कि व्रिस्ट टू अपर आर्म तक ये जाता है सिलेंडर फॉर्म में, ऐसे गोल गोल घुमा के। अगर एल्बो डिसलोकेशन हुआ हो तो फिर सिलेंडर हमें पता है कि इस तरह से पूरा ये घुमाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट लेग कास्ट, जो कि लेग में किया जाएगा, फुट टू बिलो, नी के बिलो रहेगा ये बेसिकली। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखो ये नी के बिलो है शॉर्ट लेग कास्ट। इसके बाद इसे कब किया जाएगा, जब फुट, एंकल, डिस्टल टिबिया, फिबुला, मतलब उनमें प्रॉब्लम हो तो नीचे की ओर कर ये लगाया जाएगा कास्ट को। लॉन्ग लेग कास्ट पूरा ही ढकना, फुट अपर टू थाई तक। फ्रैक्चर कब ऐसा किया जाएगा, डिस्टल फीमर हो गया, नी लोअर लेग का फ्रैक्चर हो रखी हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, नी डिसलोकेशन हो रखा हो, तो फिर ये लॉन्ग लेग कास्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल हिप स्काइप कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे समटाइम कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है। यहाँ पे आप देखो यूनिलेटरल जो ऊपर तक एकदम पूरा जाता है और एक ही लेग में रहता है। ये बाइलेटरल के मतलब दोनों तरफ, और एक है वन, एक पूरा लेग को लिया गया एंड वन हाफ स्पाइक कास्ट को। तो नाम जैसा परफॉर्म किया गया वैसा ही नाम है, कभी कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आता है शोल्डर स्पाइक कास्ट, जो कि ट्रंक, शोल्डर, आर्म, हैंड, जब शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। तो ये बस फिगर अगर आप याद रख लेते हो ना तो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कास्ट एग्जाम में आ गया तो ये सब लिख देने के बाद आप अपना रोल लिखिएगा, क्योंकि इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कास्ट क्या है, और कास्ट जब बैंडेज सब लगाई जाती है तो आपकी क्या रोल है। सो प्रायर द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने से पहले, जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो उससे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले प्रोसीजर समझा देते हो। कंसर्न लेना रहता है तो वही भी इन्फॉर्मेशन करना। क्लीन लिम विद सॉप एंड वाटर, अच्छे से उसे क्लीन करना रहता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। बी जेंटल विल स्क्रबिंग, जब स्क्रब आप कर रहे हो तो जेंटल रहना है, क्योंकि उन्हें पेन होगा तो वो बर्दाश्त बेरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रिमूव टाइट क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट, जो भी वहाँ का है टाइट क्लॉथ है सब हटा दीजिए। ऑर्नामेंट अगर पहन रखा है तो उसे हटाना है। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल ऑन टेबल, जो टेबल पे ये परफॉर्म किया जाएगा वो कंफर्टेबल पोजिशनिंग दे देना है। जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखी है उसी के हिसाब से, कोई स्पेसिफिक मैं बोलोगे मैम पोजिशन क्या रहेगी तो नहीं, मतलब अच्छे से जहाँ पे फ्रैक्चर रहेगा वैसा पोजीशन दिया जाएगा, बट ध्यान के आपको रखना है कहीं कोई जगह पे स्ट्रेस ना आए, वो कंफर्टेबल हो। पैड द प्रेशर पॉइंट एडिक्वेटली, प्रिवेंट फ्यूचर प्रेशर शोर, जो बोनी पार्ट होता है वहाँ पे पैडेड कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे प्रेशर शोर आगे चल के ना डेवलप हो जाए।
प्लास्टर कास्ट के टाइम पे आपका क्या काम होता है, तो डॉक्टर के साथ आप असिस्ट उनकी हेल्प करते हो। तो एंड ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैंडेज, जो भी बैंडेजेस है जो लगाया जाएगा वो अनरैप करना होता है। साथ ही साथ जो भी इमर्जन भिगो के रखा जाता है कास्ट को, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो उजला वाला आप चूना जिसे बोल रहे देखते हो उसे आप मतलब अच्छे से रखना है। विल द प्लास्टर बीइंग अप्लाई होल्ड द लिम फर्मली, डू नॉट अलाउ टू मूव, अदरवाइज द पर्सन विल ब्रेक। कुछ नहीं, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें कि पहले वो पट्टी लगाया जाता है, फिर ऊपर से मतलब चूने में डाल करके ऐसा आप समझ लो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भिगोया हुआ रहता है, उसमें फिर पट्टी डाला जाएगा और वो अप्लाई किया जाता है। तो उस टाइम पे जो जो काम होगा, लिम्ब जो है वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सही से हील नहीं हो पाएगा और इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो वो सब बचाना है। साथ ही साथ एज सुन एज प्लास्टर एप्लीकेशन जब अप्लाई हो रहा है तो आपको भी उसे वेट करने में जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सूखने का ज़्यादा चांस रहता है, तो वो आपको उस टाइम पे हेल्प करना है। पोस्ट कास्ट एप्लीकेशन क्या है, कीप द कास्ट ड्राई, मतलब छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। डोंट स्ट्राइक अंडर द कास्ट, कोई भी स्टिक ये सब नहीं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो पेशेंट को बोलना है नहीं स्टिक ये सब ये करना है। वॉच कास्ट केयरफुली, कोई भी एडिमा ब्लूइश ये सब हो रखी है तो ये सब आपको देखते रहना है। जब प्लास्टर को आप हटाते हो तो मतलब कैसे इसे हटाया जाता है, डॉक्टर या फिर कोई भी जब हटाते हैं तो कटर का यूज़ किया जाता है या फिर मैनुअली काटा जाता है। ये सब आप लिखोगे। साथ ही साथ आप ये प्लास्टर कास्ट का एक कॉम्प्लिकेशन है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसमें भी होने की चांसेस रहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। सो होपफुली ये कास्ट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन आर अ रिजिड स्ट्रक्चर यूज टू टेम्पोररी सपोर्ट इमोबिलाइज इंजर्ड पार्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट। स्प्लीन को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मली जो आप सिंथेटिक देखे हो, ये रहा हमारा स्प्लीन। सो ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर यूज टू टेम्पोररी टू सपोर्ट इमोबिलाइज इंजर्ड पार्ट। उसको रिजिड रहता है, मतलब उस पर वो लगा के ताकि अलाइनमेंट वो सही से रहे, अगर ज़्यादा फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा नहीं हो रखी है तो, या फिर जिस जगह पे प्लास्टर कास्ट नहीं अप्लाई कर सकते। सो इंडिकेशन क्या है, जब ये फ्रैक्चर हुआ, स्प्रेन डिसलोकेशन हुआ तो इसे यूज़ किया जाता है। ज्वाइंट इन्फेक्शन है तो, एक्यूट अर्थराइटिस है फिर गाउट की कंडीशन में दिया जाता है। प्रिवेंट ऑफ फर्दर सॉफ्ट टिश्यू और न्यूरोवास्कुलर ये सब डैमेज होने से बचाता है। इसे आप लगा के रखते हो तो वहाँ के अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। पर्पस क्या है, टू रिड्यूस डिफॉर्मिटी इमोबिलाइज फ्रैक्चर। वहाँ का जो इन लोगों का काम मैं पहले ही बताई हूँ कि जो डिफॉर्मिटी हो रखी है, और भी ज़्यादा डिफॉर्मिटी अगर ऐसे वो मतलब ऐसे ही अननेसेसरी अगर मूवमेंट रहा तो और भी होगा, तो वही इमोबिलाइज का सबसे पहला काम होता है। रिगेन नॉर्मली लेंथ अलाइनमेंट इंजर्ड एक्सट्रीमिटी, अब उसे आप करके छोड़ दोगे तो वो सही से वहाँ पे बोन हीलिंग प्रोसेस हो पाएगी, तो उसमें ये हेल्पफुल है। प्रिवेंट कोई और डिफॉर्मिटी ना हो पाता है इससे, तो उससे वो बचाता है। रिड्यूस पेन, मेंटेन पोजीशन, एक पोजीशन मतलब एक जगह पे रहा, अगर आप वो हिलेगा वहाँ का नर्व इरिटेट होगा तो पेन होगा, बट इससे तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं तो पेन से भी ये रिलीफ देता है। कितने टाइप के स्प्लिंट होते हैं, तो एक तो नॉर्मली स्ट्रेट जो कि आप देखे हो, एक नॉर्मल स्ट्रेट रहना। नेक्स्ट आता है थॉमस स्प्लिंट, ये कुछ इस टाइप से रहता है और ये फीमर बोन शाफ्ट सब फ्रैक्चर हो तो उसके लिए ये स्प्लिंट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल स्प्लिंटिंग, इसमें क्या है, सम फ्रैक्चर आर ट्रीटेड विद रिजिड फिक्सेशन डायरेक्टली क्रॉस, मतलब पिन या फिर कोई भी प्लेट ये सबको फिक्स करना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये भी स्प्लिंट के ही कैटेगरी में आता है, इंटरनल बॉडी के अंदर फिट कर देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वाइकल कॉलर, ये आप हमेशा ट्रैवलिंग ये सब के टाइम पे देखते हो। फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था, जब मैं नर्सिंग में नाम लिखवाई थी और जा रही थी कि ये पर्सन क्या लगाया हुआ है, ये आता है, इसको हम लोग सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। ये सपोर्ट टू नेक सर्वाइकल स्पाइन, अगर फ्रैक्चर हो रखी है तो उस टाइम पे हेल्पफुल होता है। अगर स्प्लिंट का एप्लीकेशन देखें, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये ऐसा ही है और एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, बस है कि आप वो समझ लो, और फिगर इसमें मेन है, ध्यान रख सके तो आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में समटाइम फिगर कॉम्पिटेटिव इस में देखने को मिलता है। तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट है, जिस फ्यूचर के लिए पढ़ना है उसे क्यों छोड़ना, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। वैसे एग्जाम में नहीं आता है समटाइम स्प्लिंट, लेकिन या फिर वो जो कास्ट हम लोग देखें
कभी कभी 2 मार्क्स से सब में आ भी जाता है, तो आपको देखना ही होगा। सो क्या है, पैडिंग जब भी आप स्प्लिंट लगाते हो तो पैड कर देना है, ताकि जो भी वहाँ का ब्लड वेसल्स हो ये कंप्रेस ना हो, जो बोनी पार्ट है वहाँ पे बेसिकली। द स्प्लिंट मस्ट बी वाइड इनफ गिव सपोर्ट फुल लेंथ पार्ट दैट बी इमोबिलाइज। नॉर्मल जितना साइज, जहाँ पे जो साइज चाहिए वो साइज रहना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल फुल लेंथ रहेगा तो इमोबिलाइजेशन अगर ज़्यादा बड़ा कर दिए, ज़्यादा छोटा दिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए ध्यान देना होता है। आपका क्या रोल है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना एंड गेन कोऑपरेशन। जैसे ही आप किसी को प्रोसीजर बताते हो तो उससे क्या होता है, पेशेंट को हाँ पता चलता है कि हाँ मेरे लिए हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करता है। जब भी आप ऐसा, अच्छा आपको एक्सप्लेन क्यों प्रोसीजर करने बोला जाता है, किसी को आप नॉर्मली डायरेक्ट वो सोया हुआ है, अगर आप जाके स्प्लिंट लगा रहे हो या फिर नॉर्मली इंजेक्शन दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, थप्पड़ भी मार सकता है कि भाई मेरे साथ अचानक से वो क्या रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें वो कोऑपरेट करे कि उन्हें पता हो ये क्या हो रहा है, इसलिए हमें एक्सप्लेन करना होता है। स्प्लिन शुड बी वेल पैडेड टू बी प्रिवेंट प्रेशर। आप ही को मतलब वो पैड देना है ताकि प्रेशर ना अप्लाई हो। चेक न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस, अफेक्टेड बॉडी पार्ट, हमेशा वहाँ के स्टेटस देखते रहना है कि ब्लड सप्लाई सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। इंक्रीज पेशेंट इन सेल्फ केयर, साथ ही साथ तो पेशेंट को बोलना है कि आप अपना केयर कीजिए। तो ये सब अब आपका रोल है। और भी मेडिसिन अगर है तो वो सब आप लिख सकते हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात रही तो जितना अगर एग्जाम में आया तो आप अपना भी कॉमन सेंस जरूर यूज़ कीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन लिखिएगा, जितना आपके पास जैसा टाइम है, जैसा क्वेश्चन का मार्क्स है। सो यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक था कास्ट स्प्लिंट खत्म होता है। ट्रैक्शन की बात रही तो ट्रैक्शन में आपको जो पढ़ा के आई हूँ फ्रैक्चर में, वही ट्रैक्शन, बस इसके टाइप से सबको आप ध्यान रखिएगा। केयर, इसमें नर्सिंग केयर आप ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज नर्सिंग केयर पे जो भी वहाँ की हमें इन्फेक्शन है सबसे बचाना रहता है, तो यही सब आप वहाँ पे अपना नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। नेक्स्ट आता है क्रच एंड वॉकिंग। क्रच वॉकिंग क्या है, ये जब भी प्रॉब्लम होती है तो आपने कई बार देखा है, ये नर्सिंग फाउंडेशन 1 में क्रच का वॉकिंग का बहुत अच्छे से मैं वीडियो समझाई हूँ। बेसिकली वो आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का वीडियो पूरा चैप्टर का, उसमें 9 मिनट 18 सेकेंड में वो वीडियो क्रच आप देखोगे, तो चाहे तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ऐसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा अभी तक, मैं नहीं देखी हूँ, बट इससे ये यहाँ आसपास से क्वेश्चन कास्ट स्प्लिंट किसी न किसी से का आया है, आप पीडीएफ में देख लेना, जो भी व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। क्रच वॉकिंग का आप देखना चाहते हैं, इसके लिए कैसे स्टेयर पे चढ़ना है, कैसे मूवमेंट देना है, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट का ये वीडियो लग जाता है पूरा अच्छे समझाने में, और वो चीज़ मैं समझा के आई हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे, मस्कुलोस्केलेटल इन्फ्लामेशन, जिसमें कि वर्साइटिस या फिर साइनोवाइटिस आर्थराइटिस है। ये हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इन सब का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जितने भी टॉपिक है, कैसे लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान, उसमें और भी सारे फीचर हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ कैसे पढ़ना है, 10 ईयर का लेटेस्ट एग्जाम का पेपर है, तो वो आप जाके देख सकते हो। नंबर शो हो रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर अभी तक आप देखे हो तो कॉज कि आप समझ पा रहे हो, अगर हेल्पफुल लगता हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ सपोर्ट अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है एक बार उसमें शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आई नो कि इतना बताने, अभी हमारा एडल्ट नर्सिंग ख़त्म होने वाला है, बट अभी मेरा चैनल बहुत अंडररेटेड है, बिकॉज किसी को पता नहीं है। सो प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।